हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वॉर्म वेलकम टू आवर चैनल ऑफ स्कैंडल्स। और गाइस, आप मुझे जानते होंगे, मेरा नाम नेहा है और पहले मैं 2 चैनल चला चुकी हूँ जिसका नाम था बीएल स्टोरी टेलर और उसके अलावा था लव स्टोरी टेलर। और गाइस, गलती से मैंने 1 साल का ब्रेक लिया था ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न। लेकिन जब मैं वापसी करना चाहती थी तो इस साल अक्टूबर में मैंने वापसी करने का सोचा था, बट जुलाई में मेरे फ़ोन में एक टेक्निकल ग्लिच आया जिसकी वजह से मेरा फ़ोन फॉर्मेट करना पड़ा और मेरे जो पुराने दोनों चैनल है ना, उनकी आईडी, जीमेल आईडी मुझसे खुल नहीं रही है। उनके पासवर्ड कहीं आई डोंट नो, मैं लिखना भूल गई थी, सेव करना भूल गई थी, तो मेरे पास ना ही पासवर्ड है, ना ही मैं उन आईडी को ओपन कर पा रही हूँ। और जब आईडी को ओपन नहीं कर पा रही तो मैं ऑब्वियसली बात है यूट्यूब चैनल्स को भी ओपन नहीं कर पाऊंगी। तो इस वजह से मैं उन दोनों चैनल को नहीं चला पा रही। लेकिन मेरे वो दोनों चैनल जो हैं वो सदा के लिए यूट्यूब पर रहेंगे जब तक यूट्यूब वाले चाहेंगे, और तब तक आप उनकी पुरानी मेरी जो फैन फिक्शन है उन्हें जाके सुन सकते हो। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि मैंने बबल दी के कहने पर एक फंक्शन फीस चल रहा है, उसमें पार्टिसिपेट किया है। मैं और रति कंपटीशन में उतरे हैं। रति फैंडम चैनल को आप जानते होंगे, उनके साथ मेरा कंपटीशन हो रहा है जिसके अच्छे व्यूज आएंगे। टोटल इस बार 4 या 6 लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। मैं और रति तो कर रहे हैं, बाकी की अनाउंसमेंट आपको बबल दी कर देंगी। तो गाइज, मेरे साथ साथ बाकी जो चैनल भी कर रहे हैं ना, उन्हें भी ज़रूर फॉलो करना, उनके भी व्यूज़ बढ़ाना। और जिसके सबसे ज़्यादा व्यूज़ होंगे वो इस महीने विनर होगा। और हर साल ये इस तरह के फंक्शन फीस्ट करके कंपटीशन होगा। और ये सारी एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए, जो हमारे फैंस इधर उधर बिखर गए हैं उन्हें एक साथ लाने के लिए है। और ये एक हेल्दी कंपटीशन है जो कि सारे यूट्यूबर को कहीं ना कहीं बूस्ट भी करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि इस फंक्शन फैंडम में जो भी पार्टिसिपेट करेगा, आप सारे यूट्यूबर को ज़रूर सपोर्ट करना। और आप इसे हम लोग चलते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी जब आप लोग अपने अपने यूट्यूबर्स को सपोर्ट करेंगे। उसके अलावा आपको इसमें हम लोगों को टॉपिक दिया गया है, जैसे कि मेरा जो टॉपिक है वो है हिस्टोरिकल फैन फिक्शन। तो इस बार मैं हिस्टोरिकल फैन फिक्शन पे ही आप लोगों के साथ स्टोरी लेके आ रही हूँ। तो मैं अपनी स्टोरी को शुरू करती हूँ गाइस। आई होप आप लोगों को 1 साल बाद मेरा कमबैक अच्छा लग रहा होगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ जो भी इस 1 साल में मैंने स्टोरीज लिखी हैं वॉटपैड पे, वो सारी शेयर करूँगी ऑडियो फॉर्मेट में। तो प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखिएगा। और बीएल स्टोरी टेलर चैनल पे मैंने 2 फैन फिक्शन छोड़ दी थी, वो भी मैं आप लोगों के साथ लॉन्ग वीडियो बनाकर पूरी कंप्लीट कर दूंगी। तो आज के इस एपिसोड को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हमारी जो स्टोरी होती है ना, वो शुरू होती है जब नाइटलेस सिटी में ना लड़ाई चल रही होती है, बहुत भयंकर लड़ाई चल रही होती है। और विभूषण से सभी लोग चाहते थे कि वो अपना ये नहीं आयरन का टुकड़ा सबको दे दे, लेकिन वो किसी को देना नहीं चाहता क्योंकि वो उसने अपनी मेहनत से बनाया था। और सारे लोग उसको खून के प्यासे हो जाते हैं, उसे मारना चाहते हैं, हर बंदा उसके ऊपर तीर चलाना चाहता है, हर बंदा। और वो ना सिर्फ कुछ बंदों को प्यार भरी निगाहों से देख सकता था, जैसे कि जंगचा, जो कि आज भी उसके अगेंस्ट खड़ा था। लैन क्लैन और नी क्लैन से तो उसे कोई उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि नी मिंजू उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। जिन क्लैन से भी उसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जिन जिशन की मृत्यु के बाद कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। जिन ग्वांगियाओ भी उसे पसंद नहीं करता था, और हर बंदा उसके खून का प्यासा था। और उसे बहुत दुख लगता है कि उसकी वजह से उसकी जो शिजे हैं वो विधवा हो गई हैं और पूरा वैन क्लैन मारा गया है। तो उसके गुस्से का कोई ठिकाना ही नहीं होता है। अब उसे इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, इस दुनिया में उसकी कोई उम्मीद बाकी नहीं है। बस वो जो भी जी रहा है ना, वो अपनी शिजे और जंचा को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है। लेकिन आज सब उसके खून के प्यासे होकर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगता है कि एक बंदे को मारने के लिए इतने बंदे बुली कर रहे हैं। और उसे सबसे ज्यादा बुरा ये लगता है कि एक इंसान ने गलती की हो ना, तो उसे सजा मिल रही हो तो मजा भी आता है। एक इंसान जो कि बेकसूर है, जिसकी कोई गलतियां ही नहीं है, उसने तो बस लोगों को, वेन सेक्ट को आश्रय देना चाहा था और सारे लोग उसके खिलाफ हो गए। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगता है कि इंसानियत की आज हार हो गई है। और फिर भी वो इस बैटल फील्ड में वो जानता है कि आज शायद वो नहीं बचेगा और उसकी वजह से वो शायद बहुत सारे लोगों को भी मार सकता है। वो जानता है कि आज अंत का दिन है, या तो उसका या फिर बाकियों का। और वो वहां पर खड़ा ही होता है कि वो अपनी शिजे को भागते हुए आते हुए देखता है। और जैसे वो अपनी शिजे को भागते हुए आते हुए देखता है ना, उसका दिल टूट जाता है कि बैटल फील्ड में एक लेडी क्या कर रही है। और जैसे उसकी बहन उसकी तरफ भागते हुए आ रही होती है, आवाज लगा रही होती है, वो अपनी बहन की तरफ जाना चाहता है। और उसकी आवाज़ सुनकर कहीं ना कहीं लवांगची भी सतर्क हो जाता है और लवांगची भी यहाँ पर भाग के आ रहा होता है। लेकिन विभूषण को बचाने के लिए उसकी शिजे बीच में आ जाती हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है, जो देखकर विभूषण बहुत बुरी तरीके से टूट जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था उसकी माँ जैसी शिजे, जिन्होंने उसे हमेशा सपोर्ट किया है, हमेशा प्यार दिया है, हमेशा उसके लिए खड़ी रही हैं, आज वो मृत्यु के घाट पर पहुंच गई सिर्फ उसे बचाने के लिए। क्या वो इतना मनहूस है कि जब भी उसे कुछ भी, वो कहीं भी जाता है, वो बंदा मर जाता है और उस पर हमेशा नाम लगा दिया जाता है। पहले उसके माता पिता, फिर चियांग फैंग मियाँ, जो उससे बेइंतहा प्यार करते थे, फिर उसकी शिजे का पति मारा गया और अब उसकी शिजे ही खत्म हो रही हैं। ये बात देखकर उसे बहुत बड़ा धक्का लगता है। वो शिजे को बचाना चाहता है, लेकिन जंगचा अपनी बहन को अपनी बाहों में खींचकर रोने शुरू कर देता है, क्योंकि जंगचा का तो इकलौता खून का रिश्ता, उसकी बहन ही बची थी और आज उसकी बहन भी नहीं रही। वो शिजे जो विभूषण और जंगचा को एक माँ की तरह प्यार करती थी, उनकी मृत्यु का जो दुख होता है ना, उन दोनों भाइयों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा तोड़ देने वाला होता है। लेकिन जंगचा तो ये चीज़ बयान भी कर सकता है, लेकिन विभूषण किससे बयान करे, क्या बोले। आज उसे बचाने के लिए उसका अपना मर रहे हैं, कभी वेंस मर रहे हैं, कभी ये मर रही हैं शिजे।
जो उसका दिल तोड़ देता है। उसका दिल की इच्छा ही खत्म हो जाती है कि यार मैं तो दुनिया का भला करने चला था और दुनिया मुझे तोड़ना चाहती है, मुझे मारने के लिए इतनी अंधी हो गई कि बेकसूरों का सहारा ले रही है। उसे बहुत बड़ा धक्का लगता है और शिजा की जब मृत्यु हो जाती है ना उसकी आंखों के सामने, तो जंगछा की आंखों में जो उसके लिए नफरत होती है ये देख कर तो विभूषण का दिल पूरी तरीके से टूट जाता है, क्योंकि उसने सारी आंखों में नफरत वो देख सकता है, लेकिन एक इंसान अपने परिवार की आंखों में अपने लिए नफरत कभी नहीं देख सकता। आज से पहले उनके बीच में राइवलरी रही होगी, लेकिन इतनी नफरत, क्योंकि जंगछा की आंखें साफ बता रही होती हैं कि शिजे का कातिल तू है विभूषण। और ये चीज़ विभूषण के दिल को घर कर जाती है और वो अब नहीं जीना चाहता था। वो आसपास के लोगों को देखता है जो कि खून के प्यासे हैं, दरिंदे बन चुके हैं, जिनके अंदर इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। शायद उनसे ज़्यादा इंसानियत एक जानवर में हो सकती है, लेकिन इन लोगों में नहीं है। और वो आसपास देखते देखते उसकी आंखों से नरम नरम आंसू टपक रहे होते हैं, क्योंकि आज उसने अपनी शिजे को खोया होता है। और अब शिजे के जाने के बाद तो उसको जिंदा नहीं रहना, उसे अपनी शिजे का कातिल नहीं कहलाना, उसे किसी से नहीं सुनना कि इस मनुष्य को बचाते हुए वो मर गई। इसलिए वो ज़ोर ज़ोर से हंसता है, क्योंकि जब एक इंसान का जो दुख होता है ना, वो जब चरम सीमा पे आ जाता है तो उसकी आंखों से आंसू भी आने बंद हो जाते हैं और उसे सिर्फ लोग चारों तरफ सिर्फ बदतमीज़ दिखाई देते हैं। उसे लगता है कि ये लोग उसके लायक नहीं हैं, ये लोग उसके एक्सप्लेनेशन के भी लायक नहीं हैं। इसलिए वो सिर्फ मुस्कुराता है, ज़ोर ज़ोर से हंसता है, क्योंकि उसकी हंसी में वो दर्द होता है, वो टूटन होती है जो उसने कभी सोची नहीं थी। और फिर वो अपने एमुलेट को बाहर निकालता है और उसे समझ में आता है कि इस छोटे से टुकड़े के लिए इतना सब कुछ हो गया, इतना बड़ा संवाद हो गया, मेरी शिजे की जान चली गई। मैंने इस टुकड़े के लिए तो कभी नहीं सोचा था कि उनकी मृत्यु हो जाएगी। वो गुस्से से उस टुकड़े को अपने हाथ में पकड़ता है और जोर से दबाकर वहीं तोड़ देता है। और जब वो तोड़ रहा होता है तो लवांगजी उसे छूने के लिए आता है, लेकिन लवांगजी छू नहीं पाता। पर जितने भी वहाँ पर भूखे प्यासे बंदे होते हैं ना, वो उस टुकड़े को छूना चाहते होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो किसी के भी हाथ में लगता है, वो उस ब्लैक मैजिक, उस डिमोनिक कल्टिवेशन को वो हजम नहीं कर पाते और फटाफट से उनके हाथ पैर सबके जलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन छोटा सा टुकड़ा ना लवांगजी के ऊपर आके गिर जाता है, उसके कपड़ों पर लवांगजी नहीं जलता। क्यों? क्योंकि उसने शियानु केव में विभूषण का साथ दिया होता है और उस तलवार को बाहर निकालने में मदद की होती है, जिसकी वजह से लवांगजी में वो पोटेंशियल था जो कि उसे कभी जला नहीं पाया। लेकिन लवांगजी विभूषण को टूटा हुआ देखता है और फिर वो जंगछा के लिए भी आगे मदद के लिए बढ़ता है। और इससे पहले वो कुछ समझ पाता, वो देखता है कि विभूषण फटाफट से अपनी जो भी बची कुछ एनर्जी थी उसका इस्तेमाल करके क्लिफ पे चला जाता है। और क्लिफ पे जाते जाते वो रोता है। उसको इतना दुख लग रहा था कि वो आत्महत्या करना चाहता है। ये चीज़ देख के लवांगजी का दिल भर आता है। लवांगजी उसको बचाने के लिए भाग रहा होता है कि विभूषण उस क्लिफ से नीचे गिर जाता है। और नीचे गिरने के बाद वो सिर्फ आंसू भरी निगाहों से वांगजी को देख रहा होता है। वांगजी उसका हाथ पकड़ता है, उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन विभूषण कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था, मुझे लगता था तुम हमेशा मुझसे लड़ते हो, मेरे खिलाफ रहते हो, पर मुझे नहीं पता था कि आज जब मैं मर रहा हूँगा तो तुम मुझे बचाने आओगे। और वो लोग जो मेरे अपने थे, आज वो मुझे मारने के लिए इतना उतारू हो जाएंगे। कि पीछे से जंगछा आता है और जंगछा यहाँ पर विभूषण के हाथ पर अपनी तलवार चलाने ही वाला होता है कि विभूषण देखता है कि अगर वो उस पहाड़ी पे रहा तो वो और लंजा दोनों गिर जाएंगे और दोनों की मृत्यु हो जाएगी, जो कि वो कभी नहीं चाहता। एक और इंसान की मृत्यु, वो भी उसकी वजह से, कभी भी नहीं। विभूषण इतना भी ज़्यादा जालिम नहीं है जितना लोगों ने उसे बना दिया है। और वो लवांगजी जैसे अच्छे और प्योर इंसान को अपने साथ डुबा नहीं सकता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि लवांगजी की तो अभी पूरी लाइफ पड़ी है ना। तो वो अपने हाथ को छुड़ाता है और वहाँ से चला जाता है। वो इस दुनिया को अलविदा कह देता है। वो उस आग में गिर जाता है जिसके लिए वो लायक नहीं था, पर उसके मन की आग तो इतनी ज़्यादा भड़की हुई होती है कि वो अपनी मन की आग में पहले से ही जल रहा था। तो अगर उसका शरीर असली की आग में जल भी जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है उसके जीने से लोगों को? कुछ किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ता। आज तो कोई चाहता भी नहीं है। और शायद जंगछा की आंखों में जितनी नफरत है ना, वो तो अपने आप को इमेजिन भी नहीं कर सकता उसके बचपन के साथ रहने वाले बंदे के साथ। वो इतनी नफरत अपनी उसकी आंखों में अपने लिए देख रहा है, जो उसे तोड़ रही है, झंझोड़ रही है, उसे टूटने पे मजबूर कर रही है। और बस वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उसका पूरा शरीर आग में झुलस जाता है। और ये चीज़ देखकर लंजा इतना ज़्यादा टूट जाता है कि उसकी आंखों से धार बेधार आंसुओं की नदियाँ बह रही होती हैं और टप 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 करके उसके जो आंसू थे वो उसके कपड़ों पे गिर रहे होते हैं। और जब उसके कपड़ों पे गिरते हैं तो धीरे 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 उसके आंसुओं की धारा बिल्कुल रुकनी बंद हो जाती है। लवांगजी भी खुद को मारना चाहता है और वो उसके पीछे जाना चाहता है कि तभी उसकी एक आंसू की बूंद उस ये नायरन के टुकड़े पे पड़ती है और उसे ऐसा लगता है कि काश मैं रोक पाता। सिर्फ एक चांस मुझे दे दो, मैं विभूषण के बिना नहीं जीना चाहता। और जैसे वो ये बोलता है ना, अचानक से समय का पहिया घूम जाता है और वो ऐसे घूमता है कि लवांगजी सीधा अपने बचपन के लड़कपन के टाइम में आके पहुंच जाता है। लवांगजी को कुछ नहीं पता, वो बस रो रहा है। उसने आंखें बंद की और खोली ही नहीं थी और वो रोए जा रहा है। लेकिन अचानक से वो आंखें खोलकर विभूषण को ढूंढने की छटपटाते हुए कोशिश करता है। तो वो देखता है कि ये वो जगह नहीं है जहाँ पर विभूषण अभी गुजरा है।
ये कहाँ आ गया है? वो थोड़ा हैरान हो जाता है कि आखिर ये कौन सी जगह है, ये मैं कहाँ आ गया हूँ। वो अपनी आंखों को रोल करता है, घुमाता है, क्योंकि वो तो अभी क्लिफ पे था ना, तो अचानक से ये कौन सी जगह आ गया। और वो अपनी आंखें खोलकर जब आसपास देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि ये जगह तो देखी देखी लग रही है। वो बिस्तर पर आकर खड़े हो जाता है, क्योंकि अभी भी उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो रोते रोते विंग को याद कर रहा होता है। और वो जैसे ही अपने हाथों से अपने आंखों के आंसू को पोंछता है तो वो देखता है कि मेरे हाथ इतने छोटे कैसे हो गए हैं, इतने छोटे, ये तो मेरे हाथ नहीं है। वांग जी थोड़ा सा घबरा जाता है। वो हड़बड़ाहट में उठता है, हड़बड़ाहट में उठ के वो फटाफट से मिरर के सामने खड़ा होने की कोशिश करता है, पर उसके शरीर में जान नहीं थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ उससे छीन लिया गया हो। और वो हड़बड़ाहट में उठकर जैसे तैसे अपने आसपास मिरर तलाश करने लगता है। और जैसे ही वो मिरर को देखता है वो हैरान हो जाता है, क्योंकि एक 20-22 साल का जवान लड़का अचानक से बच्चे में बदल गया है। लवांची को लगता है उसके साथ कोई मजाक हो रहा है, शायद वो सपने में है, शायद वेबोशन को खोने का सपना इतना बड़ा है कि उसे यकीन नहीं आ रहा कि ये सामने बच्चे के रूप में वो क्यों आ रहा है। वो वांगची जो कि अच्छा मजबूत कल्टिवेटर है, वो एक बच्चा बन गया है। वो अपनी आंखों से आंसुओं को पोंछता है और अपने बिखरे हुए हाव भाव को लेकर, क्योंकि ये जगह जिंगशी जैसी तो नहीं लग रही, हालांकि जिंगशी ही है पर अजीब सी लग रही है। शायद ये जगह उसने देखी है, लेकिन कब कहाँ उसे कुछ समझ नहीं आता। लेकिन अभी उसकी प्रायोरिटी होती है विभूषण को बचाना। वो ऐसे ही दौड़ता भागता नंगे पैर ही बाहर निकल जाता है और बाहर एक दूसरे को देख रहा होता है। वो जिन लोगों के साथ पढ़ता था, अचानक से वो लोग, आसपास के लोग, बड़े से बच्चे कैसे बन गए हैं। सब कुछ उसे पहले जैसा दिख रहा है और क्लाउड रिसेस बिल्कुल वैसा उसे व्यतीत होता है जैसा कि वैन क्लेन के जलाने से पहले था। और वो अपने मन में समझ नहीं पाता कि आखिर हो क्या रहा है, पर उसको सिर्फ विंग को ढूंढना होता है। और वो सबसे भर भर पूछता है कि क्या सब ठीक है, लड़ाई शांत हो गई। तो सारे उसे पागल समझते हैं कि ये क्या बोल रहा है। वो चुपचाप जाता है और वो वॉल ऑफ रूल्स के आगे खड़ा होता है। फिर भी उसे कुछ समझ नहीं आता। वो चुपचाप, उसे लगता है कि शायद मैं सपने में हूँ, अगर मैं अपने कमरे में जाके सो जाऊँगा तो सब ठीक हो जाएगा। शायद विंग के जाने का धक्का मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। वो चुपचाप से वापस से अपने बेड पे जाता है और सोता है। वो कुछ भी नहीं जानना चाहता। उसका सिर इतना हैवी हो रहा था कि आखिर ये क्या चल रहा है, विभूषण ये सब क्या है, ये कैसा सपना है। और वो जाके जैसे ही अपने बिस्तर पर सोता है ना, और वो गहरी नींद में पड़ जाता है, क्योंकि उसका सर बहुत चकरा रहा होता है। और जैसे ही वो दोबारा सुबह उठता है तो वो देखता है अभी भी उसके हाथ वैसे ही नन्हे से हैं। और उसे समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ है, क्योंकि उसने पहले कभी नहीं सोचा था कि ये कैसा हो सकता है, क्या चीज़ हो सकती है। और वो अभी भी मिरर में खुद को देखता है तो वो अपने आप को उस लड़कपन में पाता है। और अब उसे समझ नहीं आ रहा कि ये इतना बड़ा सपना क्यों चल रहा है, क्या वो कहीं ट्रैप हो गया है। इसलिए वो वहाँ से बाहर निकलता है। और जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकलता है ना, तो वो अपने भाई को देखता है जो कि बहुत ज़्यादा मैनली 25 साल के थे, और अचानक से वो 15 साल के लड़के जैसे क्यों दिख रहे हैं। वो समझ नहीं पाता कि आखिर उसके ब्रदर ऐसे क्यों हो गए हैं। तो वो जाके कहता है, ब्रदर ब्रदर आपको क्या हुआ है। तो उसका भाई कहता है, वांगची क्या हुआ है, मतलब वैसे तुम कल रात खाना खाने क्यों नहीं आए थे, और मैं देख रहा हूँ तुम्हारे माथे पे बहुत ज़्यादा पसीना है, क्या तुम ठीक हो। वो अपने भाई से कहता है, ब्रदर ये कौन सा सन चल रहा है। तो उसका भाई बताता है कि ये कौन सा सन है, जिसे देख के वांगजी शॉक्ड हो जाता है। और वो अपने भाई से पूछता है कि ब्रदर मेरी इस वक्त उम्र क्या होगी। तो उसका भाई बताता है कि तुम तो 12 साल के हो ना वांगजी, क्या हुआ, तुम भूल गए, अभी तो तुम्हारा बर्थडे आके गया है। वांगजी को बहुत बड़ा धक्का लगता है कि मैं अचानक से 20-22 साल का लड़का एकदम से अपने अपने वक्त में इतने साल पीछे कैसे आ सकता हूँ। मैं एकदम से 10 साल पीछे आ गया हूँ, केवल 12 साल का हूँ। लेकिन उसे अपने अंदर ना गोल्डन कोर महसूस होती है, जो कि अभी भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग है जैसे कि 22 साल के लड़के की थी। तो वो मन में सोचता है 12 साल में मेरी स्ट्रॉन्ग तो इतनी तो नहीं थी गोल्डन कोर, लेकिन मेरे पास शक्तियाँ तो बिल्कुल 22 साल वाली हैं। तो क्या मैं पिछली चीज़ें सपना देख रहा था। वो अपने भाई से कहता है कि भाई युनमक में सब ठीक है, नाइटलेस सिटी में। तो उसका भाई कहता है, क्या बातें कर रहे हो तुम, युनमक में क्या होना है, सब कुछ ठीक है, वहाँ पर अंकल फेंगमिया यहाँ आते रहते हैं अंकल से बात करने के लिए, और सब कुछ ठीक है, क्यों क्या हुआ है। लवांगची हैरान हो जाता है और लवांगची मन में सोचता है कि अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो यानी कि अभी तक कुछ हुआ नहीं है, मतलब कि विंग भी ठीक होगा। मुझे ये चीज़ें कंफर्म करनी होगी, मुझे आज कैसे भी करके विंग से मिलने जाना होगा। वांगची रात होने का इंतज़ार करता है, और जैसे ही उसे पता चलता है कि रात हो गई है, उससे पहले ही वो चुपके से क्लाउड रिसेस से बाहर आ जाता है, क्योंकि उसे कंफर्म करना है कि क्या विंग ठीक है या नहीं, क्या वक्त ने सब कुछ ठीक किया है या नहीं। उसे उसे कुछ नहीं पता कि वो सपने में ट्रैप है या कैसे भी, लेकिन वो एक बार विंग को देखना चाहता है। अगर ये सपना भी है तो वो सपने में एक बार उसे देखना चाहता है, एक बार उसके पास जाना चाहता है, और एक बार उसे बस मन भर के देखना चाहता है। इसलिए वांगजी अपनी पिजन को लेता है और उस पर उड़ता हुआ सीधा नॉन स्टॉप, क्योंकि उसे पहले के सारे रास्ते याद होते हैं, क्योंकि वो तो आज से 10 साल पहले के वांगजी को देख कर आया है ना, तो उसे पता है कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। इसलिए वो उड़ता हुआ सीधा
युनमक जाता है। युनमक के भी लोटस फायर में वो रुकता है और वो देखता है कि विभूषण के इधर उधर ढूंढने लगता है कि कमरा कौन सा होगा। और जब वो एक कमरे में दिया जला हुआ देखता है तो उसे पता होता है कि रात में एक ही शख्स है जो कि जल्दी से सोता नहीं है, तो हो सकता है ये विभूषण का कमरा हो। पहले तो वो खिड़की से झांक के देखता है और जब उसे कंफर्म हो जाता है ना कि काले कपड़े में आकृति, काला भी नहीं कहेंगे, डार्क ब्लू कलर में आकृति अपने कमरे में फाइट कर रही है, तलवारबाजी का थोड़ा इंकार दिखा रही है, तो वांगजी के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है और वो मन में सोचता है विंग तुम अभी भी नहीं बदले। मुझे अच्छे से याद है कि जब तुम बरियल माउंट्स में गिरे थे उससे पहले तुम अपनी तलवार से कितना ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन उसके बाद तो तुमने इसे कभी हाथ भी नहीं लगाया। और वांगजी मुस्कुराते हुए कमरे के अंदर आ जाता है। विभूषण को लगता है शायद कोई चोर आया है, लेकिन जब वो अपनी तलवार को डोज करता है तो वो देखता है कि सामने एक खूबसूरत सा वाइट कपड़ों में लड़का खड़ा है जिसके सिर पे वाइट रंग का रिबन है। और वो कहता है हे तुम कौन हो, क्या तुम यहाँ चोरी करने आए हो? देखो मेरे पास कोई अच्छी चीज़ नहीं है, अगर तुम्हें चोरी करना है तो तुम झंझा के कमरे में जा सकते हो। लवांगजी के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है और वो कहते हैं तुम ठीक हो? यहाँ पर विंग हैरान हो जाता है और कहते हैं चोरी करने वाला इंसान आखिर कब से लोगों का हालचाल पूछने लगा? तो लवांगजी मुस्कुराता है और कहता है विंग क्या तुम ठीक हो? विभूषण हैरान हो जाता है कि इस इंसान को मेरा बर्थ नेम कैसे पता है। और यहाँ पर विभूषण जो है वो एकदम से उसे देखने लगता है और कहता है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता, तुम्हें मेरा बर्थ नेम कैसे पता है? कौन हो तुम? वैसे दिखने में तो तुम बहुत ही अच्छे कपड़े वाले और अच्छे घर के लग रहे हो। हे तुम्हारा अंदाजा क्या है, क्या करना चाहते हो तुम? यहाँ किस इरादे से आए हो? देखो मेरे कमरे में कुछ भी अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर तुमने मेरी यहाँ पर कुछ भी महंगी, जो कि इतनी महंगी नहीं है, फिर भी चुराने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लवांगजी मुस्कुराता है और यहाँ पर दोनों के बीच में एक छोटा सा डुएल होता है जिसमें लवांगजी ईजिली, क्योंकि उसकी ताकत जो होती है वो 22 साल जैसे लड़के जैसी होती है, तो वो मिनट में यहाँ पर उसे नॉकआउट करता है और उसे गोद में उड़ाकर बिस्तर पर लेटाता है। और वो बड़े ही प्यार से पहले उसके चेहरे के हाव भाव एक्सप्रेशंस को देखता है जो कि बरियल माउंट से आने के बाद बहुत ही ज़्यादा डार्क हो गए थे, उसका रंग भी पीला पड़ना शुरू हो गया था। और जब वो अपनी तलवार को नहीं छूता था तो उसे बहुत ही बुरा लगता था। लवांगजी अपने हाथों से उसकी तलवार निकालता है और उसे उसके म्यान में डाल देता है। फिर धीरे से विभूषण के गालों पे प्यार से हाथ फेरते हुए उसके माथे तक जाता है और विभूषण के वो माथे पे किस करता है। विभूषण जो कि अभी इस वक्त सो रहा होता है वो बड़े प्यार से उसे देखता है और मन में सोचता है कि इस बार मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम मेरे हो, मैं तुम्हें किसी के हाथों की कठपुतली बनने नहीं दे सकता हूँ। और वह ऐसे करके उसका हाथ पकड़ता है और कहता है मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं उस दिन तुमसे अपने प्यार का इजहार ज़रूर करूँगा जिस दिन मैं तुम्हें सारे खतरों से मुक्त कर दूंगा। और उसके प्यार भरे हाथों को अपने अपने होठों से लगाकर चुंबन देता है और फिर वहाँ से चुपचाप चला जाता है। वो फिर से अपनी बिचन को निकालता है, उस पर उड़ता हुआ वापस से अपने संप्रदाय आ जाता है। वो रात उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। उसने अपने हाथों में विंग का हाथ लिया था, हालांकि वो सो रहा था इसलिए वो उस वक्त 12 साल के विंग का फ़ायदा नहीं उठा सकता था, लेकिन वो हाथों में हाथ लेना ही उसके लिए काफ़ी था। वो मुस्कुराता है और अब मन में ठान लेता है कि जो पहले गलतियाँ हुई हैं वो नहीं करेगा, कभी नहीं दोहराएगा। वो अपने विंग को कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। विंग जो इतना अच्छा है, मासूम है, उसके चेहरे पे कभी पीलापन नहीं आने देगा, उसके चेहरे पर एक छोटी मुस्कान नहीं रखने देगा। वो उसकी असली मुस्कान को प्रोटेक्ट करेगा। उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है क्योंकि वो विंग को खोना नहीं चाहता है। और वो दृढ़ निश्चय कर लेता है। उसने सोच लिया था कि वो अपने भाई के साथ क्या क्या करेगा, इसलिए सबसे पहले वो कोल्ड पोन में जाता है। लवांगजी जिस दिन विभूषण से मिलकर गया होता है ना, अगले दिन जब विभूषण अपने कमरे में उठता है तो वो हैरान हो जाता है कि मैं बिस्तर पर कैसे आया। और उसे याद आता है कि एक चोर ना बड़े ही सफ़ेद से कपड़े में उससे मिलने आया था और वो ना सबसे पहले अपने आसपास देखता है कुछ चोरी तो नहीं हुआ, कुछ चोरी तो नहीं हुआ। फिर वो देखता है नहीं यार, कमरे में कुछ उतल पुतल भी नहीं हुई है और आखिर ये क्या है कि कुछ चोरी भी नहीं हुआ है, कुछ ऐसा तो नहीं है कि उसने जो तालिस्मान बनाए थे वो चोरी कर लिया हो, वो भी ढूंढता है, ऐसा भी कुछ नहीं होता। फिर उसके दरवाजे पे अचानक से जोर से नॉक होती है और चिल्लाते हुए चंचला अंदर आ जाता है और कहता है तुम यू ब्रैट, तुम अभी तक सो रहे हो? तुम्हें पता है ना मॉम कितनी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है जब तुम सोते रहते हो। विभूषण उसे देखते हुए कहता है तुम्हें पता है कल मेरे कमरे में चोर आया था। यहाँ पर चंचा कहता है चोर आया था, तुम्हारे कमरे में क्या चुराने आएगा, तुम्हारे कमरे में है ही क्या जो चोरी लायक हो। तो यहाँ पर विभूषण मुंह बनाते हुए कहता है हाँ मैं तुम्हें कह रहा हूँ सचमुच में चोर आया था। चंचा जोर जोर से हंसना शुरू करता है, अरे तुम्हारे कमरे में चोर आके क्या करेगा, अगर आना होता तो मेरे या डैड के कमरे, फादर के कमरे में जाता या मदर के कमरे में जाता, तुम्हारे कमरे में क्यों आएगा। तो यहाँ पर वो कहता है नहीं तुम नहीं सुन रहे, वो ना बहुत हैंडसम था, उसने ना वाइट कलर के पूरे कपड़े पहने हुए थे और वो एकदम ना जैसे बताते हैं ना वो प्रिंस टाइप में लग रहा था, लेकिन ना उसने अपने माथे पे अजीब सी चीज़ पहनी हुई थी, वाइट रंग का कोई रिबन। मैंने पहले कभी अपने क्लैन में ऐसे नहीं देखा है किसी को पहनते हुए। उसके कपड़े एकदम नीट एंड वाइट थे, बिल्कुल प्रेस लग रहे थे, किसी एंगल से नहीं लग रहा था कि वो मुचड़े हुए कपड़े पहन के आया हो। वो चोर भी नहीं लग रहा था क्योंकि उसने अपना चेहरा भी नहीं ढका था। वो एकदम प्यारा लग रहा था, लेकिन वो चोर था तो मैं उसे प्यारा भी नहीं कह सकता हूँ। यहाँ पर जंशा कहता है क्या बकवास कर रहे हो तुम, और जिस तरह का तुम हुलिया बता रहे हो वो तो लेंसेक्ट के लोगों का होता है ना। मैंने सुना है फादर से, उनके जो
फ्रेंड है एक लंचरन जो कि गुसू से हैं। वहाँ के लोग इसी तरह के कपड़े पहनते हैं, तुमने देखा नहीं है? जब भी वो हमारे क्लैन में आते हैं तो वो हमेशा इसी तरह की चीज़ें पहनते हैं। हाँ, कभी कभी वो व्हाइट के अलावा ब्लू कलर भी पहन कर आते हैं। यहाँ पर विभूषण अपना सिर खुजाने लगता है और कहता है, तुम्हें तो पता है ना, मैं तो भूल जाता हूँ, और वैसे भी जब भी वो आते हैं मैं तो उनसे दूर रहना पसंद करता हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है उन्हें शरारता करने वाला इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मैं उनकी नज़रों में बुरा नहीं बनना चाहता। तो यहाँ पर जंगचा मुस्कुराता है और कहता है, किसकी नज़र में तुम अच्छे हो? हाँ, सबकी नज़रों में तो तुम बुरे बनते हो। तुम्हें याद नहीं है, मोम ने तुम्हें अभी पिछले हफ्ते पनिशमेंट दी थी। तो यहाँ पर वो मुंह बनाने लगता है कि तभी पीछे से शिजा आ जाती है और कहते हैं, उफ चांग, तुम हमेशा ही विभूषण को तंग करते रहते हो, उसे बुली करना बंद करो। तो यहाँ पर वो बताता है, आपको पता है मेरे कमरे में लैन क्लैन से कल कोई चोरी करने आया है शिजे। तो यहाँ पर शिजे भी जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है और कहती है, तुम्हारे कमरे में इतने बड़े क्लैन से कोई चोरी करने आया है, वो भी क्या? यहाँ पर विभूषण कहता है, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता उसने क्या चुराया था, पर उसने ना मुझे आसानी से मेरी स्वॉर्ड को हरा दिया। मतलब वो ना फिर अपनी सुबेन उठाता है और कहता है, मेरी सुबेन से मुझे कैसे कोई हरा सकता है? वो तो सिर्फ मेरी उम्र का था ना, और उसने उसने मुझ पे वार किया और मुझे नॉकआउट कर दिया। शिजे, मैं तो इतना अच्छा तलवारबाज हूँ ना, तो मुझे कोई कैसे हरा सकता है? शिजे, मैं और भी ज़्यादा कल्टीवेशन करूँगा, मैं उसे बिल्कुल हरा दूंगा। वो खुद को समझता क्या है, चाहे वो किसी भी क्लैन से हो, लेकिन वे वुशियान किसी से भी कम नहीं है। तो यहाँ पर उसकी शिजे मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुमने कोई सपना देखा होगा, तुम पक्का सपना देख रहे होगे। यहाँ पर विभूषण सबसे कहने लगता है, नहीं मैं सपना नहीं देख रहा था, उसने रिबन लगाया हुआ था और वो बहुत खूबसूरत था, उसके लंबे लंबे बाल थे। तो यहाँ पर उसकी शिजे मुस्कुराती हैं और कहती हैं, तुमने पक्का, मुझे अच्छे से याद है परसों जब हम क्लासेस में पढ़ रहे थे तो लैन क्लैन की बात चल रही थी, और तब तुम सबसे कह रहे थे कि वो ऐसे मॉर्निंग ड्रेसेस क्यों पहनते हैं, ऐसा लगता है कि वो मृत्यु को प्राप्त होने वाली चीज़ों से ज़्यादा कनेक्टेड रहते होंगे, बड़ा ही दुख मनाते होंगे, इसलिए ऐसी क्लास ड्रेसेस पहनते हैं, और हो सकता है इसलिए तुम्हारे सपने में कोई ऐसा इंसान आया होगा। और यहाँ पर चंचा जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है, वैसे अगर तुम्हें देखना था तो तुम खूबसूरत लड़की को देखते, एक खूबसूरत प्रिंस को देखकर तुम्हें क्या मिल रहा था? ओह प्लीज़ कट्सलेस मत हो जाना, हाँ मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ पर विभूषण उसे घूर के देखता है और कहता है, तुम मुझे चिढ़ा रहे हो? हाँ, तुमसे ज़्यादा लड़कियां दीवानी है मेरी इस संप्रदाय के अंदर, तो प्लीज़ तुम यहाँ पर सेक्ट लीडर बन सकते हो, लेकिन कभी हैंडसम मैन नहीं बन सकते, क्योंकि वो सिर्फ एक है और वो है वे वुशियान। तो यहाँ पर चंचा चिढ़ाते हुए कहता है, तुमसे कौन मुंह लगे, हम हर टाइम फ्लर्ट करते रहते हो, ज़रूर इसलिए कोई लड़की ही तुम्हारे अंदर, तुम्हारे सपने के अंदर कोई लड़का बन के आई होगी और वो तुम्हें डरा रही होगी, क्योंकि तुमने की होगी ज़रूर किसी के साथ फ्लर्टिंग। यहाँ पर विभूषण पाउट बनाकर कहता है, शिजे, उसकी शिजे कहती है, अच्छा ठीक है, और तुम इस तरह के सपने पे ज़्यादा जोर मत दो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाओ, और अगर कोई तुम्हें लैन क्लैन का इतना ईजिली हरा सकता है, उफ, तो तुम्हें वैन क्लैन और जिन क्लैन से कैसे जीत पाओगे? तुम तो बहुत कमज़ोर रह गए हो। यहाँ पर विभूषण के दिल पर लग जाते हैं और वो मन में सोचता है, नहीं अब तो मैं तलवारबाजी ऐसी सीख के रहूँगा कि लैन क्लैन क्या, मेरे सामने कुछ भी आ जाए, यहाँ तक कि कोई गॉड भी आ जाए, मैं उसे भी हरा दूंगा। और वो अब और भी ज़्यादा लंजा को गोल्ड बॉन्ड में उसे पता होता है कि अगर वो पहले लन ही से बात कर लेगा तो उसे यिन आयरन का टुकड़ा मिल सकता है, इसलिए वो वहाँ कल्टीवेट करने लगता है। उसका कल्टीवेशन ऐसा होता है, और उसे पता था कि पिछली बार किस तरीके से वो सीधा उस गुफा में पहुँच गया था। तो लवांग जी उसी चीज़ का इस्तेमाल करके सबसे पहले तो लन ही के पास गोल्ड बॉन्ड में जाता है और उस गुफा में गिराता है। गुफा में आने के बाद वो अपने फॉरेन रिबन से की वजह से अटैक से बच जाता है और लनयी के पास आकर उनके पास कल्टीवेट करते करते उन्हें समन करने की कोशिश करता है। पहले तो लनयी इतनी आसानी से नहीं आती हैं, लेकिन जब वो इस लड़के की दृढ़ निश्चयता देखती है तो वो देखती है कि एक ऐसी भूखा प्यासा बैठा हुआ है और सिर्फ कल्टीवेशन किए जा रहा है, उन्हें समन करे जा रहा है, तो वो समन होती हैं, वो आती हैं और लवांग जी उन्हें सब चीज़ें बताना शुरू करता है कि किस तरह से एक अराजकता का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, और आने वाले समय में वेन रोहान किस तरह से सब पे अटैक करेगा, और इसलिए उसे अभी अपने प्यारे जनों को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि उसके फादर भी भविष्य में मारे जाएंगे, तो उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए वो यिन यारन का टुकड़ा चाहता है। पहले तो लेनी को उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है, लेकिन लंजा से बताए गए सारे इवेंट, जैसे कि किस तरह से उन्होंने पिछली बार बताया था कि बाओशन सरन और उनके बीच एक डुएल हुआ था, और किस तरह से, और फिर वो बताता है कि बाओशन सरन का ही जो पोता है, यानी कि उनकी डिसाइपल खंगसे सरन का जो बेटा है, वो सब कुछ उसे बचाने के लिए कर रहा है, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है। तो यहाँ पर लेनी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि बाओशन सरन और वो एक टाइम पे कंटेम्प्रेरी थे, और वो दोनों ही अपनी अपनी चीज़ों को लेकर बहुत दृढ़ निश्चय था, वो अपने एम्बिशंस को पाने के लिए बहुत पागल थे, लेकिन लेनी ने अपने आप को कल्टिवेट किया, इमॉर्टल करने की कोशिश की, पर अब उसे इस दुनिया से बिल्कुल भी लगाव नहीं है, और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसे भी लैन क्लैन के किसी वारिस को देना चाहती थी। तो वो लवांगची के मन के प्यार को, चंचल प्यार को समझ जाती हैं, और वो जानती हैं कि ये लड़का अगर दृढ़ निश्चय किया है कि मैं अपने संसार को बचा कर रहूँगा, तो ये पक्का बचाएगा, क्योंकि वो भूख, वो प्यार, वो अपनापन उन्हें अपने ही किसी लैन क्लैन के बंदे की आंखों में देखना था, वारिस को देखना था, और वो यिन आयरन का टुकड़ा लवांग जी की सारी बातों का, जो कि बहुत स्पष्टता से जवाब देता है, देखकर खुश हो जाती हैं और टुकड़ा उसे दे देती हैं। लवांग जी के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट भी थी, लेकिन अभी उसके सामने एक बहुत बड़ी सी
दुविधा थी कि उसे सब कुछ कैसे करना है। यहाँ पर लवांग जी मुस्कुराता है, उनसे ये आयरन का टुकड़ा लेता है और बस वो उसके बाद उस केव से निकलने की कोशिश करता है। हालांकि अभी लवांग जी को गायब हुए 1 महीना हो चुका था उसकी दुनिया में, उसके भाई अंकल सब ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वो अचानक से एक केव के बाहर आके जब गिरता है तो यहाँ पर लैन शिजैन और बहुत सारी टुकड़ियों से ढूंढ रही होती है, क्योंकि 12 साल का एक कल्टिवेटर कहीं गायब हो गया है। ये सुनकर ही लोगों को अजीब लगता है, लेकिन लवांग जी बड़े ही सावधानी से उस टुकड़े को अपने कपड़ों में बचाता है और अपने भाई को मिल जाता है। 1 महीने बाद जब वो अपने भाई और अंकल के साथ बैठता है तो वो अपने भाई से और अंकल के सामने कुछ चीज़ें कहता है जो कि उनके लिए सुनना बहुत ही हैरानी भरा होता है कि अचानक से लवांग जी को क्या हुआ है। तो लवांग जी उन लोगों को इन आयरन टुकड़े के बारे में तो कुछ नहीं बताता, लेकिन वो उन दोनों को ये बोलता है कि वो अचानक से कोल्ड पोन केव में नहाते हुए अपने पुराने इमॉर्टल लेनी से मिला है, जो कि इसी संप्रदाय की थी, और वो चाहता है कि वो लेनी की बताए द्वारा इमॉर्टल कल्टिवेशन के लिए कुछ समय के लिए बाहर जाना चाहता है। और वो कहता है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि लेनी का आशीर्वाद मेरे साथ है और मुझे कुछ नहीं होगा। मैं कुछ टाइम के लिए बाहर जाके कल्टिवेट करना चाहता हूँ, क्योंकि लवांग जी जब तक बाहर नहीं जाएगा वो बाहर विंस की सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाएगा, और उसके लिए उसे कुछ भी बहाना बनाकर बाहर जाना ही था, क्योंकि वो भले ही 12 साल की उम्र में है लेकिन उसके पास 22 साल वाली शक्तियाँ हैं। तो वो अपनी इस टाइम का, इस फेज़ का इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि 4 साल बाद ऐसा यहाँ पर अराजकता फैलने वाली है कि सब कुछ तहस नहस हो जाएगा और उसके पास सिर्फ कुछ समय बचा है, और वो उन 4 साल से पहले पहले सब कुछ संभालना चाहता है। इसलिए यहाँ पर वो अपने अंकल और ब्रदर को दिन रात उनको कन्फेस करता रहता है, उन्हें मनाने की कोशिश करता है। इस बीच उसे कुछ झूठ भी बोलने पड़ते हैं, लेकिन वो कहता है कि अगर बड़े लेवल पर इतनी इंसानियत की भलाई करने के लिए अगर मुझे कुछ झूठ बोलने भी पड़े तो मैं अपने क्लैन की कुछ रूल्स तोड़ने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अगर मैं रूल्स नहीं तोड़ूंगा तो शायद मैं बहुत सारे अपनों को खो दूंगा, और अपनों को खो देने से तो अच्छा है कि चंद झूठ बोल दिए जाएं जिनसे सबका भला हो सके। इसलिए वो पहली बार अपने क्लैन का रूल भी तोड़ता है। वो राइचियस है, लेकिन वो यहाँ पर दूसरों की मौत का कारण अब नहीं बनना चाहता, इसलिए वो थोड़े से झूठ भी बोलता है, और यहाँ पर वो अपने अंकल को बहुत अच्छी तरीके से मना लेता है। और मनाने के बाद वो इस यिन आयरन के टुकड़े को ले जाकर सबसे पहले तो वो कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसने पिछली बार बरियल माउंट में कैसे एंट्री लेते हैं और कैसे जाते हैं ये सब वेवोशन के साथ सीखा होता है, क्योंकि वो बरियल माउंट में उससे और एयोन से मिलकर एक बार आया था। इसलिए वो बरियल माउंट में जैसे तैसे पहुंच जाता है और वहाँ पर उस यिन आयरन के टुकड़े को रख के कल्टिवेट करने लगता है। लेकिन फिर उसे लगता है कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो दिक्कत है। फिर उसे याद आता है श्वानु केव में एक और टुकड़ा पड़ा है, अगर मैं उसे भी लेकर आऊँगा तो शायद मेरी कल्टिवेशन में वृद्धि हो सकती है। इसलिए वो पहले तो उस यिन आयरन के टुकड़े से बहुत ज़्यादा कल्टिवेट करता है ताकि वो श्वानु केव में उस दैत्य से पूरा जमकर मुकाबला कर सकें। उसके बाद वो धीरे धीरे ये सब बरियल माउंट में कर रहा था, वहाँ पे रिसेंटमेंट एनर्जी थी जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है और वो उसका यूज़ करता है। दरअसल लवांग जी को ये नहीं पता था कि वेव ओशन की गोल्डन कोर नहीं है, तो उसे लगता है कि शायद अगर वो इस शरीर के साथ ही रिसेंटमेंट एनर्जी को यूज़ करके डिमोनिक कल्टिवेशन करेगा तो उसका भला होगा, क्योंकि उसे अभी तक वो सीन नहीं पहुंचा था, वहाँ तक वो नहीं पहुंचा था जहाँ उसे पता चल सके ये मोशन यू की बॉडी में जो थी। जब उसे सच पता चलता है कि जंचा की कोर जो है वो असली वेवोशन की है, तो उसे इतनी नहीं पता होता, इसलिए वो डिमोनिक पावर की कल्टिवेशन अपने ही शरीर में करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे वो पावर होती है, वो 1 महीना कल्टिवेट करता है, फिर वो वहाँ से उठकर शिन्यू केव जाता है। शिन्यू केव में वो वहाँ पर भी जाकर उस दैत्य के सामने काफ़ी दिन तक, 1-2 दिन तक अच्छे से कल्टिवेट करता है, क्योंकि जब हम डिमोनिक कल्टिवेशन करते हैं तो हमारी भूख वगैरह मर जाती है, क्योंकि हमें जो डिमोनिक पावर है, जो कि गुस्सा है, एंगर है, इश्यूज़ हैं, रिसेंटमेंट एनर्जी है, उससे इतनी ज़्यादा ऊर्जा मिल जाती है कि हमें खाने की और बाकी चीज़ों की इतनी दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ पर लवंग जी ने उसी का इस्तेमाल किया, और इस बार तो वो अपने साथ खाने पीने का सामान भी काफ़ी ज़्यादा लेके जाता है, क्योंकि वो मूर्ख नहीं है। वो भले ही 12 साल का बच्चा है, लेकिन वो अपनी 10 साल की ज़िंदगी का एक्सपीरियंस अपने साथ लेके चलता है, और वो मस्त खाता है, अपना कल्टिवेट करता है, और उसके बाद अकेले ही इतने बड़े वैशाल दैत्य को हरा देता है। और लिटरली वो उसे हराने के बाद ना उसकी जो उसके अंदर से भी जो तलवार की फॉर्म में ये आयरन का टुकड़ा निकलता है ना, उसे अपने पास लेता है। लोवांग जी को एक चीज़ अच्छे से पता होती है कि यिन आयरन के 5 टुकड़े हैं, जिनमें से 2 उसके हाथ में आ चुके हैं, 2 वैन क्लैन के पास हैं। एक तो वैन क्लैन का खुद, और दूसरा जो उन्होंने शू क्लैन से हासिल किया था वो टुकड़ा भी अब उनके पास में है। लेकिन तीसरा टुकड़ा जो है वो बोलती नाश्ती गुड़िया के अंदर है, जो कि पहाड़ों में है और जहाँ पर वेंचिंग के पिता रहते हैं। और वो अच्छे से जानता है कि अब उसे वो टुकड़ा भी हासिल करना होगा, क्योंकि वैन क्लैन में जो टुकड़े हैं वो अगर वो हासिल कर लेगा तो उसे ये चीज़ पता है बड़े अच्छे तरीके से कि फिर वो वैन रूहान को हटा सकता है अपने रास्ते से। लेकिन उसमें उसे वेंचिंग और वेनिंग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होगी, क्योंकि जब जंगचा की पिछले उनकी जब जन्म था, मतलब पिछले टाइम में 10 साल पहले जंगचा की उन्होंने बहुत मदद की थी, और वेवोशन की वो बहुत अच्छी दोस्त रही थी, और वेवोशन ने उसकी खातिर सबसे लड़ाई भी कर ली थी उसको और वेनिंग को बचाने के लिए। तो यहाँ पर वो सोचता है कि इस बार वो इन दोनों भाइयों बहनों के साथ अनर्थ नहीं होने देगा, और वैन क्लैन के बहुत सारे लोगों के साथ जिनके साथ बेफजूल में उन्हें मारा गया था, उन्हें सूली पर चढ़ाया गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ लोग
पूरी कल्टिवेशन वर्ल्ड में राज जमाना चाहते थे, जिसकी वजह से विभूषण की भी मृत्यु प्राप्त हुई थी और बाकी सारे लोगों को भी मृत्यु प्राप्त हुई थी, जबकि उनका कोई दोष भी नहीं था। इसलिए इस बार वो किसी मासूम मजलूम को नहीं मरने देगा, वो सबके लिए खड़ा होगा, जो कि उसको हमेशा से सिखाया गया है। इससे यहाँ पर लवांगची उन दोनों टुकड़ों को लेता है और फिर से बरियल माउंट में जाता है। बरियल माउंट में वो जानता है कि पिछली बार 3 महीने कल्टिवेशन के बाद विंग कितना ज़्यादा पावरफुल हो गया था, तो उसे भी लगभग अब और कल्टिवेशन करनी होगी, क्योंकि उसे ये नहीं पता कि विंग के पास गोल्डन कोर नहीं थी, लेकिन लवांगची के पास एक स्ट्रॉन्ग कोर है, जिसकी वजह से उसे कल्टिवेशन में बहुत प्रॉब्लम भी होती है। उसके लिए कल्टिवेशन ईजी भी होती है, लेकिन प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि उसकी अपनी गोल्डन कोर भी है और उसके साथ जब रिसेंटमेंट एनर्जी जुड़ जाती है तो दिक्कत भी करती है। तो इसलिए उसने एक एमुलेट बनाया, एक एमुलेट जो कि बिल्कुल ये आयरन जैसा दिखता होगा, उसके टुकड़े जैसा, लेकिन उसका काम बिल्कुल डिफरेंट होगा। और यहाँ पर वो अपनी चीज़ों को कल्टिवेट करता है, अपनी जो जितनी भी उसने डिमोनिक पावर को इस्तेमाल किया था उसे एक स्क्रोल में भी लिखता जाता है और उन दोनों टुकड़ों को ये आयरन के बरिल माउंट के अंदर अलग अलग जगह छुपा देता है, ताकि कोई भी कभी यहाँ ना आ सके, कोई भी उसे देख ना सके, कोई भी उनका गलत इस्तेमाल ना कर सके, ताकि वो बाद में इन चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर सके। और उसके अलावा भी वो एक अलग से स्टोन में रिसेंटमेंट एनर्जी को कल्टिवेट करना चाहता है, क्योंकि वो बाकी के टुकड़ों को भी छुपा देना चाहता है, ताकि कभी दुनिया की नज़रों में कोई चीज़ ना आ सके। और जब कोई चीज़ आएगी ही नहीं तो कोई भी किसी भी तरह की पावर को पाने का लालसा नहीं रखेगा, किसी को भी पता ही नहीं होगा कि लवांगची ने क्या किया है, क्योंकि विभूषण ने सबको बता दिया था कि उसके पास क्या चीज़ है और किस वजह से वो सब पे राज कर रहा है, जिसकी वजह से विभूषण को इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। लेकिन वो ये गलती नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे लवांगची पहले तो कल्टिवेट करता है और वो कुछ महीने कल्टिवेट करने के बाद सीधा वहाँ से वेंचिंग के गाँव पहुँचता है। वो वेंचिंग से मिलता है, जो कि उस वक्त 16 साल की होती है, 16 से भी अबव 17 की होने वाली होती है। वो वेंचिंग से मिलता है तो वेंचिंग पहले उससे बातचीत नहीं करती है, छुपती है, फिर वो अपनी आइडेंटिटी के बारे में बताता है। लेकिन लवांगची अब यहाँ पर व्हाइट कपड़े पहन के नहीं घूमता था, उसने अपना पहले ही रूप चेंज कर लिया था। जब वो पहले कल्टिवेशन करने बरियल माउंट में आया, उसने अपना हुलिया बिल्कुल बदल लिया होता है, क्योंकि वो किसी को भी अपनी सच्चाई जान के नहीं बताना चाहता। लेकिन वो वेंचिंग के आगे अपनी सारी सच्चाई को कबूल कर लेता है और वेंचिंग को बताता है और अपना स्क्रॉल भी दिखाता है कि उसे रिसेंटमेंट एनर्जी से किस तरह से काम करना चाहिए और वो वेनरोहान वेंचाओ और वेंचू को मारने में उनकी मदद करे। लेकिन वेंचिंग पहले किसी स्ट्रेंजर पे क्यों बिलीव करेगी, कि मैं क्यों मानूं, वो बिल्कुल भी उस पर बिलीव नहीं करती। तो वांगजी उसे एक स्क्रोल देता है कि देखो, कुछ समय बाद तुम्हारे क्लैन पे हमला होगा, तुम्हारे पिता को मारकर यहाँ पर वेनरोहान तुमसे संपत्ति बटोरने आएंगे और तुम्हारे भाई और तुम्हें अपने क्लैन ले जाएंगे। लेकिन वो तुमसे ये आयरन के टुकड़ा चाहते हैं। मैं जानता हूँ तुम मेडिकल चीज़ों में बहुत अच्छी हो, पर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ एक प्लान करो। मैं उन तीनों को हराना चाहता हूँ और वेंजुलियो को भी, लेकिन तुम्हें आज मेरी बातों पे यकीन नहीं आएगा और तुम मानोगे भी क्यों, लेकिन तुम्हें जल्दी यकीन आएगा। और यहाँ पर वो वेंचिंग को कुछ चीज़ें बताता है। वेंचिंग पहले बिल्कुल भी यकीन नहीं करती, लेकिन लवांगची यहाँ से वापस से अपने लैंड क्लैन चला जाता है, क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा कल्टिवेट कर लिया होता है। और वो वेंचिंग को यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अभी नहीं बताता, लेकिन वेंचिंग जो है वो कुछ महीने इंतज़ार करती है। लगभग यहाँ पर लवांगची को सपने से उठे हुए भी काफ़ी महीने, 6 महीने के उपरांत हो गया था। और यहाँ पर वेंचिंग जो है उसको भी 1 महीने के अंदर अंदर वेन सेक्ट से स्क्रॉल आता है, जहाँ पर उसके पिता को ये आयरन देने के लिए बोला जाता है। लेकिन उसके पिता जब उस चीज़ को देने से मना कर देते हैं तो पता नहीं कैसे उसके पिता की हत्या हो जाती है, जो कि वेंचिंग के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग होता है, क्योंकि वो लवांगची की बातों पे यकीन नहीं कर रही थी कि वेंसेक सच में ऐसा करेगा, और वेंसेक ने सच में ऐसा कर दिखाया होता है। क्योंकि जिस गुपचुप तरीके से उसके पिता की मृत्यु होती है और जिस तरीके से होती है, वो समझ आती है कि ये काम ये पहले ही उसे आगाह किया गया था, लेकिन उसने लवांगची की बातों को ना मान के बहुत बड़ी गलती की है। इसलिए लवांगची ने जो उसके पास स्क्रॉल छोड़ा होता है ना, उसके थ्रू वो एक सीक्रेट मैसेज लवांगची को पहुंचाती है कि उसे बहुत ही जल्दी यहाँ पर बहुत ही जल्दी चिशान सेक्ट जाना होगा। चिशान सेक्ट के अंदर उसे वेनरोहान के पास रहना पड़ेगा। वेनरोहान उसके और उसके भाई की अथॉरिटी जाता है और साथ साथ इन आयरन का टुकड़ा भी जाता है। और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, तो वेंचिंग यहाँ पर उससे मिलने आता है, वेंचिंग से लवांगची। और लवांगची यहाँ पर वेंचिंग को बोलता है कि तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस उन तीनों बाप बेटों और वेंजुलियो को ट्रस्ट जीता है, बाकी तुम मुझ पर छोड़ दो। और तुम्हें उन्हें फोकस कराना है कि वो इस वक्त कुछ भी करके डिमोनिक पावर का इस्तेमाल करें। अगर तुम डिमोनिक पावर का इस्तेमाल करके धीरे धीरे उन लोगों को जहर दोगी, तो जब हम अपने बिल्कुल कामयाब करने के लिए होंगे, जब हमें अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना होगा, तो हम आसानी से उन लोगों को जहर देके मार सकते हैं। और डिमोनिक पावर की वजह से हम लोगों को बता सकते हैं कि वो लोग गलत चीज़ों का साथ देते थे। यहाँ पर वेंचिंग को बिल्कुल भी जाना नहीं होता। तभी लवांगची देखता है कि वेंचिंग से मिलने उसका बॉयफ्रेंड आया होता है। उसका बॉयफ्रेंड जो कि बहुत ही दुबला पतला सा होता है, उसके परिवार के साथ भी वेंसेक्ट के लोगों ने बहुत बुरा किया होता है। तो यहाँ पर लवांगची के दिमाग में ख्याल आता है और वो वेंचिंग को देखता है, फिर उस लड़के को देखता है, फिर वो मन में सोचता है कि मैं बोलूँ या नहीं बोलूँ।
जैसे ही वेंचिंग का बॉयफ्रेंड उससे मिलकर एक कमरे में जाता है और वेंचिंग उसे वहाँ पर मिलने के लिए बोलती है, तब तक वो हेंगवनजुन से बात करना चाहती थी। तो यहाँ पर लोहांगची जो है वो उससे बात करते करते कहता है, मैं आपसे कुछ पर्सनल लेवल पे बात करना चाहता हूँ। वेंचिंग कहती है क्या, और हेंगवनजुन पूछता है कि क्या आपके और उसके बीच में प्यार है, क्या वो आपके बॉयफ्रेंड है। तो यहाँ पर वेंचिंग कहते हैं मेरे पिता ने सजेस्ट किया था कि मेरी उसकी शादी अगले साल कर दी जाएगी, लेकिन मेरे पिता की मृत्यु के बाद मुझे नहीं लगता कि कभी भी मेरी उससे शादी करवाने के लिए कोई भी मानेगा। यहाँ पर लवांगची गहरी सांस लेता है और कहता है, जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ आपको बुरा लग सकता है, अगर आप नहीं करना चाहती तो आप मत कीजिएगा, लेकिन मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्या आप वेंचाओ को सिड्यूस कर सकते हैं। मैं जानता हूँ कि आप लोग कज़न्स हैं और नॉर्मल चाइनीज़ कल्चर में कज़न्स में शादी हो जाती है, और मैं जानता हूँ कि वो किस तरह का है, बस आपको उससे सिड्यूस करना है, पर उसके साथ कुछ भी नहीं करना, लेकिन बस आपको उसे अपनी तरफ आकर्षित करना है, ताकि अगर वो आपकी तरफ पिघल जाएगा तो हमारे प्लान में आसानी होगी। यहाँ पर वेंचिंग को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने पिता का बदला लेने के लिए पागल हो चुकी होती है और वो कहती है कि हेंगुनजुन, आप जैसा कह रहे हैं मैं पूरी कोशिश करूँगी, मैं बस उन तीनों को मरा हुआ देखना चाहती हूँ। उनकी वजह से मेरे पिता की मृत्यु हुई है और एक टुकड़े के लिए उन्होंने ये सब किया ना, मैं उनके पूरे खानदान को बर्बाद कर दूंगी, मैं उनके पूरे खानदान को इसी टुकड़े से बर्बाद करना चाहती हूँ। यहाँ पर लवांगजी ने उसे एक पत्थर दिया और बताया कि किस तरह से वो लोग डेमोनिक शक्ति को कल्टिवेट कर सकते हैं, और उन तीनों के अंदर उसे ज़बरदस्ती करके वेंजुलियो और बाकी के सबको डेमोनिक कल्टिवेशन करवाने के लिए मजबूर करना होगा, क्योंकि उसे पता है कि वेन रोहान तो ये कल्टिवेशन कर रहा है क्योंकि तभी उसके पास हीन आयरन के टुकड़े हैं, लेकिन बाकी के 2 लोग पे उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। वो जानता है कि पिछली बार वेंचू की वजह से लवांगजी के पिता की मृत्यु हुई थी चिंगनजुन की, तो इस बार वो बदला लेना चाहता है इन दोनों भाइयों से। और वेंचाओ की जितना भी वो क्रूर था ना, उसकी वजह से पूरा जियांग सेक्ट और पूरा लिन सेक्ट भी तबाह हुआ था, बहुत सारे लोग मारे गए थे, और इन लोगों ने ही चिंगे के नी सेक्ट के भी जो नी मिंगजुक के फादर थे उन्हें मरवाया था। तो बस इस बार ये लोग किसी बेकसूर को मरता हुआ देखना नहीं चाहते हैं। यहाँ पर वेंचिंग जब अपने भाई के साथ चुशान सेक्ट जाने के लिए तैयार हो रही है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर वो इस महीने में, जो कि उसे आने के लिए 15 दिन 1 महीने का टाइम दे रहा था, उसने बहुत सारे तरीके के जहर बनाए थे, और वो धीरे धीरे करके जैसे भी उन तीनों बाप बेटों का भरोसा जीतकर उन्हें ये जहर देना चाहती थी, ताकि धीरे धीरे तड़पा कर उन्हें मार सके। ऐसे ही जब हमारी वेंचिंग होती है ना, वो फटाफट से उस सेक्ट में चली जाती है। उसका पहला शिकार होता है वेंचाओ, जो कि वांग लिंग जियाओ के साथ हमेशा मटर गश्ती करता हुआ दिखता है, लेकिन वेंचिंग आंखों ही आंखों में उसे मुस्कुरा कर देखती है, क्योंकि वेंचू को बिल्कुल भी नहीं पता कि वेंचिंग को सच पता चल गया है कि उसके पिता के कातिल कौन है। तो यहाँ पर वेंचाओ को ऐसा लगता है कि वो उससे फ्लर्ट कर रही है, तो वो भी थोड़ी हेल्दी फ्लर्ट कर लेता था, लेकिन वो उसकी कज़न है और फिलहाल उसके बाप को वेंचिंग के जो भी ये आयरन का टुकड़ा है उसकी ज़रूरत है। तो यहाँ पर वो अपने बाप के खिलाफ जाकर वेंचिंग को पटा नहीं सकता, उस पर डोरे नहीं डाल सकता, वरना उसके पिता उसे मार देंगे, इसलिए वेंचाओ थोड़ी लिमिट में रहता है। और वेंचिंग ने पहले ही अपना ये आयरन का जो टुकड़ा था, जो उसके पिता का होना चाहिए था, वो लवांगची को दे दिया था, और उसके बदले एक नकली का टुकड़ा लाकर, जो कि वांगजी ने कल्टिवेट करके बनाया था, उससे उन तीनों को पहले तो विश्वास जीतती है। वेंचाओ का विश्वास तो वो अपनी अदाओं से जीत जाती है, और उसके बाद वेंचाओ अगर मान गया तो वो अपने पापा का एक सॉफ्ट कॉर्नर दिल जीत सकता है और अपने भाई वेंचू पे भी दबाव बना सकता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे पहले उन लोगों को बहुत शक होता था, लेकिन वो वेंचिंग को पसंद करने लगे। उन्हें लगता था कि वेंचिंग कितनी बेवकूफ़ है जो उन लोगों की मदद कर रही है, जबकि उन्होंने उसके पिता को मारा है, बट वो नहीं जानते थे कि वेंचिंग इतनी बेवकूफ़ नहीं है। वेंचिंग ने उन्हें धीरे धीरे खाने में अपने नखूनों के अंदर डाल डाल के उन्होंने धीरे धीरे उनके खाने में जहर मिलाती थी। थोड़ी थोड़ी मात्रा में वो उन लोगों को जहर देती रहती थी, और उसके बाद उन लोगों को डेमोनिक कल्टिवेशन सिखाती थी। डेमोनिक कल्टिवेशन सिखाने की वजह से उन तीनों को बहुत गुरूर आ जाता था, और उसने जानबूझकर वेंजुलियो को एक बार एक मिशन पे अपने गाँव भेजा होता है, क्योंकि कहा जाता है कि जो बोलती गुड़िया है, जो मूर्ति है, वो एकदम से बेकाबू हो गई है। वेंजुलियो को उसे ठीक करने के लिए भेजा होता है, और वो वेंचाओ को कहती है कि वेंजुलियो सब संभाल लेगा ना, तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत है। वेंजुलियो वहाँ पे चला तो जाता है, लेकिन लवांगजी द्वारा उसे रास्ते में ही, क्योंकि वेंचिंग ने उसे पहले जहर दिया होता है, तो वेंजुलियो जब रास्ते में जाता है तो कमज़ोर महसूस करता है, लेकिन लवांगजी उसे मार डालता है। लवांगजी पहले से ही उस रास्ते में जाल बिछा कर बैठा होता है, और उसने कुछ लोगों की मदद के द्वारा पहले ही लोगों को मार दिया होता है। और लवांगजी ने धीरे धीरे करके अपने सेक्ट के कुछ डिसाइबल को कपड़े बदल के यहाँ पर वेंचिंग के गाँव में भेज दिया होता है, और वहाँ पर जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़, बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उन्हें धीरे धीरे करके वो साई टाउन में लेकर आता है, और उन्हें वेन सेक्ट के कपड़ों के बदले नॉर्मल दूसरे जहाँ पर आपदा आई हुई है उन सेक्ट के कपड़े पहनाकर अपने यहाँ ले आता है, ताकि किसी को शक ना हो कि आखिर क्या चल रहा है, ताकि वो सबको प्रोटेक्ट कर सके। और यहाँ पर जो वेंजिंग होती है वो भी धीरे धीरे करके 3-4 महीने बीत जाते हैं और सबका ट्रस्ट जीत लेती है। और एक दिन वेंजिंग देखती है कि उससे मिलने के लिए कोई आया है, कोई और नहीं होता बल्कि उसका बॉयफ्रेंड होता है, जो कि यहाँ पर झूठा समाचार लेकर आया होता है। वेंचिंग उससे मिलने की जब बहाने जाती है तो वो देखती है कि यहाँ पर वो बहुत सारी हर्ब्स लेके आया है, बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ जिनमें पॉइजन है। यहाँ पर वेंचिंग जो है वो तुरंत ही उसे अपनी तरफ खींचती है, और वो जानती है कि अब मौका आ गया है यहाँ पर मारने का।
वेन रोहान को, और वो उस दिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने रूम में जाती है और दोनों बहुत ही रफ तरीके से, क्योंकि उनकी शादी तो होने ही वाली थी ना, तो वो रफ तरीके से एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं। और वो रोमांस इतना ज़्यादा रफ होता है ना कि वेंचिंग के पूरे शरीर पर बहुत ही ज़्यादा निशान पड़ जाते हैं। लेकिन उसने अपने कपड़ों को पूरा कवर किया हुआ था, और वो अपने थोड़ा वाइल्ड होने के लिए अपने बॉयफ्रेंड को बोल देती है, जिसकी वजह से उसका बॉयफ्रेंड बड़े ही वाइल्ड तरीके से उसके साथ बड़ा ही प्यार करता है। हालांकि रफनेस थी, चीज़ें थी, फिर भी वो वेंचिंग की भावनाओं का पूरा ध्यान रखता है। जो भी चीज़ होती है वो उसके कंसर्न से होती है। यहाँ पर वेंचिंग अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने वाली होती है, और वो यहाँ पर वेन रोहान के खाने में आज जब पूरा ट्रस्ट जीत लेती है तो अच्छे से बहुत सारी चीज़ें जैसे कि जहर की पुड़िया मिला देती है। और जब वो उन तीनों बाप बेटों को खाना परोसती है ना, पहले तो वो एक फीस्ट बुलाते हैं जहाँ पर वो सारे एक साथ बैठ के खाना खा रहे होते हैं। उनके चमचे भी होते हैं, उनके लॉयल बंदे भी होते हैं, सबको एक फीस्ट परोसा जाता है। और वेंचिंग अच्छे से जानती थी कि इस खाना खाने के 2 घंटे बाद सभी लोग मारे जाएंगे, क्योंकि वो छोटी मोटी बंदी नहीं थी, वो एक मेडिकल ट्रीटमेंट को अच्छे से जानने वाली इंसान थी। तो वो आराम से वेट करती है, और 2 घंटे बाद एक एक करके सबको दिल का दौरा पड़ना अचानक से शुरू होता है। पहले तो सबको पसीने आते हैं, और अचानक से दिल का दौरा पड़ने की वजह से उन सबकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वेंचिंग ने उनके खाने में जहर की जगह एक ऐसी चीज़ मिलाई थी जो कि उसके दिल की धड़कनों को इतना तेज करती है कि अचानक से सबको हार्ट अटैक आना शुरू हो जाता है। और वेंचिंग ने यहाँ पर अपने कपड़े फाड़कर रोना शुरू कर दिया होता है कुछ लोग। और यहाँ पर लवांची भी बहुत सारे लोगों को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वेन रोहान के बारे में बता देता है, जैसे कि अपने अंकल को, अपने भाई को। और वो लोग यहाँ से लेंस सेक्ट के बंदे और कुछ उनके आसपास के छोटे मोटे सेक्ट के बंदे मिलकर जब वेन रोहान से बात करने के लिए जाते हैं, तो वो वहाँ पर एकदम से जिशान पहुंचने के बाद चीखों की आवाज़ सुनते हैं। और यहाँ पर वेंचिंग जो है वो चिल्ला रही होती है ज़ोर ज़ोर से। उसका भाई भी उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर कपड़ा डालता है। और वेंचिंग को इतना बिखरा हुआ रोता हुआ देखकर सब उसके पास आते हैं और पूछते हैं क्या हुआ। तो वेंचिंग बताती है कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। यहाँ पर लवांची ने पहले ही आके उन लोगों के सीने में तलवारें घुसा दी होती हैं, क्योंकि लवांची जो था वो वेंचिंग के कहने पे पहले ही आ जाता है। और तीनों को जब वो देखता है कि हार्ट अटैक से मरे हैं, उससे पहले ही वो उन तीनों के जो जिस्म था उसके अंदर तलवारें आर पार कर देता है। और यहाँ पर वेंचिंग कहती है, हैंगुन ने मेरी इज्जत बचाई है, इन लोगों ने मेरे साथ ये किया। और वो अपने निशान दिखाती है अपने शरीर पे, जो कि बहुत बुरी तरीके से पड़े हुए होते हैं। और सब लोग हैरान हो जाते हैं कि ये तीनों बाप बेटे इतने बड़े दरिंदे थे। और यहाँ पर लवांची और वेंचिंग का प्लान होता है कि लवांची उन सब लोगों को बुरी तरीके से मार देगा। और वेंचिंग यहाँ पर जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रफली प्यार किया होता है उसके सबूत लोगों को ये दिखाएगी कि उसके साथ इन तीनों ने जाती की है, और इन तीनों ने वेंचिंग का फ़ायदा उठाया है। इसलिए वेंचिंग को पूरी मजबूरी में आकर उन तीनों को मारना पड़ा है। यहाँ पर वेनिंग, जिसे इतना ज़्यादा चीज़ों के बारे में नहीं पता होता, जब उसे पता चलता है कि उसकी बहन के साथ ये सब किया है, वो भी तलवार उठाकर सबके सामने उन लोगों के सीने में घुसा देता है। हालांकि वो तीनों बाप बेटे तो पहले ही मर गए होते हैं, लेकिन सारे लोग कहते हैं कि ये लोग कितने गंदे थे। वेंचिंग वहाँ पर रोते रोते सबको बताती है कि ये लोग मुझे फोर्स किया करते थे कि मैं इन्हें डिमोनिक कल्टिवेशन सिखाऊं, इन्होंने मुझे मारा है, प्रताड़ित किया है। और वो अपने निशान शरीर के लोगों को दिखा रही होती है, जो कि उसके कंधे पे, गले पे, हाथों में पड़े होते हैं। और वो लोगों को यहाँ पर वो टुकड़ा भी दिखाती है। और यहाँ पर सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि इतना कुछ चल रहा था, वेंसेक्ट इतना ज़्यादा प्लान कर रहा था, प्लॉटिंग कर रहा था लोगों पे हमला करने की, जिसकी वजह से लवांची और वेंचिंग का प्लान थोड़ा सक्सेसफुल होता है। यहाँ पर वो दोनों धीरे धीरे आंखों में एक दूसरे को इशारा करते हैं। वेंचिंग जो है वो सबको yin आयरन के 2 टुकड़े दिखाती है, क्योंकि तीसरा टुकड़ा जो कि वांगची ने उसे रिसेंटमेंट एनर्जी को यूज़ करने के लिए दिया था, और उसने वहाँ पर वेंचिंग से वो टुकड़ा लेकर बरील माउंट में पहले ही दफना दिया होता है। तो सबके सामने नकली टुकड़े होते हैं, एक नकली टुकड़ा और 2 असली टुकड़े। तो यहाँ पर सारे कहते हैं कि इन टुकड़ों को किसी एक को नहीं देना चाहिए, वरना फिर से वो यहाँ पर दूसरे लोगों पर हमला करने के सोचेगा। तो यहाँ पर जैसे ही अराजकता का माहौल यहाँ पे शुरू होता है, तभी सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ पर वेंचिंग भी बहुत रोती है, और वेंचिंग रोते रोते यहाँ पर सबको बताती है कि उसके चाचा किस तरह की हरकतें कर रहे थे, कितना बड़ा प्लान कर रहे थे। जिसके बाद सब जानते हैं कि वेन क्लैन को संभालने के लिए उत्तराधिकारी सिर्फ इकलौता वेनिंग बचता है। और वेंचिंग जो है वो सबसे दरख्वास्त करके अपने भाई वेनिंग को कल्टीवेटर बना देती है। और वो ये कहती है कि मेरा भाई कभी भी चीफ कल्टीवेटर नहीं बनेगा। लेकिन तभी सब में लालसा आ जाती है कि कल्टीवेशन वर्ल्ड का चीफ कल्टीवेटर आखिर कौन बनेगा। और तभी जिन क्वांगशान तक भी ये खबर पहुंच जाती है कि जिशान में कुछ तो हुआ है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। इसलिए वह फटाफट से तुरंत वहाँ से निकल कर पहुँच जाता है देखने की आखिर चल क्या रहा है। और वो जैसे ही उसे पता चलता है yin आयरन, तो उसके अंदर की भावना जाग जाती है और वो उसे हासिल करने की कोशिश करता है। लेकिन लवांगची कभी भी बेवकूफ़ नहीं था, वो जानता था कि ये जो टुकड़े हैं ना, इन्हें कोई ना कोई हासिल करने की कोशिश जरूर करेगा। तो लवांगची ने यहाँ पर जब जिनसेक्ट डिमांड करता है कि हमें एक टुकड़ा चाहिए, तो वांगची कहता है कि 3 टुकड़े हर जगह रहेंगे, जिनमें से एक टुकड़ा जिनसेक्ट लेके जा सकता है, एक टुकड़ा वेंसेक्ट में रहेगा वेनिंग की निगरानी में, और दूसरा टुकड़ा लेन क्लैन में रहेगा। वांगची ने वेंचिंग से पहले ही दोनों टुकड़े ले लिए होते हैं, जिसमें से वो
एक टुकड़ा पहले बदल चुका होता है और दूसरे टुकड़े को जब बारी आती है वेन क्लैन को देने की तब बदल देता है। लेकिन एक जो कि लैन क्लैन में जाने वाला होता है वो ओरिजिनल टुकड़ा रहता है, जिनको वो वही टुकड़ा देता है जिससे उसने रिसेंटमेंट डेमोनिक कल्टीवेशन तैयार करने के लिए वेंचिंग को कहा था, और जिस टुकड़े को उसने ऑलरेडी वेंचिंग के ओरिजिनल टुकड़े से बदल दिया था, क्योंकि वो जानता है कि वो टुकड़ा इतना पावरफुल नहीं है। वो सिर्फ दिखने में लगता है कि हाँ ये आयरन होगा, लेकिन उसका इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि किया जा सकता तो उसे इस तरीके से ये आयरन को छुपाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो वो बड़ी ही शातिर तरीके से जिन्स को ऐसा टुकड़ा देता है ये आयरन का जो कि उसने खुद झूठा बनाया हुआ है। लैन क्लैन में एक टुकड़ा आ जाता है और वेन क्लैन का जो टुकड़ा होता है वो जानबूझकर नकली रखवाया जाता है, क्योंकि वेंचिंग पहले ही वादा कर चुकी थी कि उसे किसी भी प्रकार का ये आयरन का टुकड़ा नहीं चाहिए। इसलिए लवांग जी उसके हिस्से का टुकड़ा लेता है, उसे बो करता है, उसके भाई को सेक्ट का कल्टिवेटर, मतलब सेक्ट का इतना बड़ा चीफ कल्टिवेटर बना के निकल जाता है। लेकिन वो कल्टिवेशन वर्ल्ड का चीफ कल्टिवेटर कभी नहीं होता है। लवांग जी ने अपने भाई से ये आयरन के टुकड़े को लेकर उसे बोला होता है कि उसे वापस से इसे कोल्ड पॉन्ड में रखना होगा, लेकिन वो उन 5 टुकड़ों को चुपचाप जैसे तैसे करके चुप छुपा कर बरियल माउंट में लेकर आता है और अलग अलग जगह दफना देता है। और उसने सोच लिया होता है कि जो एमुलेट उसने बनाया है वो उसके इस्तेमाल से एक दिन इन टुकड़ों को कल्टीवेट करके पूरा तरीके से तबाह कर देगा। लेकिन अभी वो कहाँ टुकड़े छुपे हुए हैं, किधर हैं, कैसे हैं, ये सिर्फ लवांग जी को पता होता है। और लवांग जी ये किसी के सामने कभी आने ही नहीं देगा कि 5 टुकड़े जो कि इस वर्ल्ड में हैं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि 5 टुकड़े हैं। उन्हें लग रहा था 3 टुकड़े हैं, जो कि एक वेंसेक्ट में रह गया है, एक जिन के पास चला गया है जो कि नकली है और वेंसेक्ट में भी नकली है, और जो लेंसेक्ट का है उसे भी लवांग जी ने ला के यहाँ पे दबा दिया होता है बरियल माउंट के 5 अलग अलग जगह में। लवांग जी यहाँ पे मुस्कुराता है और कहता है, वीन अब तुम्हें कोई भी गलत तरीके से नहीं छुएगा, अब कोई भी तुम्हारे खून का प्यासा नहीं होगा, तुम्हारा संप्रदाय कभी भी डिजास्टर नहीं झेलेगा और तुम्हारे चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहेगी, तुम्हें रिग्रेट नहीं होगा, तुम्हारी चीज़ें नहीं गुजरेंगी और जंग तुम्हारे खिलाफ नहीं होगा। और वीन मुझे तुम्हें अपने दिल की बात कहने का एक मौका मिल गया जो मैं तब नहीं कर पाया, मैं इस बार ज़रूर करूँगा। पिछली बार मैं तुमसे दूर भागता रहा, मैं तुमसे प्यार करता था लेकिन मुझे डर लगता था अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट करने में, अपनी फीलिंग को मैं नहीं अपना पाया था। लेकिन इस बार मैं वो गलती नहीं करूँगा। इस बार मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और इस बार मुझे किसी से कोई डर नहीं है। वीन आई लव यू सो मच। और यहाँ पर वो अब उन दिन का इंतज़ार करता है जब वीन और वो सचमुच मिलने आएंगे। लेकिन लवांग जी से सच में इतने टाइम का इंतज़ार उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, इसलिए लवांग जी कभी कपड़े बदल कर मिलने के लिए चला जाता था। जैसे कि वो छुप कर वीन को देखा करता था जब वो युनवक में सबसे फ्लर्ट करता था। और लवांग जी जो है वो जान के पेड़ के पीछे कभी किसी चीज़ में, और उसने कभी भी वाइट कपड़े नहीं पहने होते थे, रेड रिबन भी नहीं लगाया होता था, वो काले कपड़े, ब्लू कपड़े या नॉर्मल युनमक की तरह पर्पल कपड़े पहनकर भी पहुंच जाया करता था। और वो चुपके वीन को देखा करता था, वीन किस तरह से लोगों से बात कर रहा है, उसका फ़नी नेचर है, लोग भी उसे पसंद करते हैं, और वो मन ही मन मुस्कुराता था। हालांकि वीन के अगर कोई करीब आ जाए तो उसे गुस्सा भी आता था, लेकिन वो मन में सोचता है कि नहीं, अभी तुम बहुत नादान हो, अभी तुम्हारी एज नहीं है, और मैं जानता हूँ कि मैं खामखा जेलस हो रहा हूँ, क्योंकि अगले कुछ सालों तक तुम भी अपनी लाइफ में किसी को पार्टनर ऐसा लाने वाले नहीं हो। तो वो बस उसे देखता था, मुस्कुराता था, वापस आ जाता था। और लवांग जी सिर्फ उस दिन का इंतज़ार करता है जब सच में विंग उसके दरवाजे पे खड़ा, और इस बार भी वो पहले की तरह ही इनविटेशन कार्ड भूल गया होता है। लवांग जी मुस्कुराता है और विंग को कहता है कि तुम्हें इनविटेशन अंदर आने के लिए नहीं मिल सकता, और जाओ पहले इनविटेशन कार्ड लेके आओ। विंग यहाँ पर उसे बहुत भला बुरा कहता है, गुस्से से देखता है, लेकिन लवांग जी उसे कुछ भी कहे बिना अंदर चला जाता है। लेकिन फिर उसे देखकर मुस्कुराता रहता है और गेट पे खड़ा जैसे ही वेविशन स्क्रॉल लेने के लिए चला जाता है ना, तो लवांग जी जानता है कि वो एम्प्रेस स्माइल लेकर आएगा, इसलिए वो इस बार जंगछा और उसकी शुजे और बाकी के डिसाइबल को तो अंदर ले लेता है, लेकिन विंग का खुद ही इंतजार कर रहा होता है। विंग जब आकर यहाँ पर बैठता है, एम्प्रेस स्माइल की पहली बोतल खुलता है, तो यहाँ पर लवांग जी कहता है कि नहीं, पता नहीं उसे कब एम्प्रेस स्माइल पीने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैं चाहता हूँ कि वो पिए। विंग यहाँ पर छत पर बैठकर पहली एम्प्रेस स्माइल पीता है और फिर दूसरी भी पीता है, और जब दूसरी वाली खत्म होने वाली होती है तो जानबूझकर लंजा उसके पास आ जाता है, अपनी बीचन खोलता है और उसे कहता है, तुमने हमारे क्लाउड रेसेस का रूल तोड़ा है। यहाँ पर विभूषण थोड़ा सा हैरान रह जाता है और कहता है, कौन सा रूल? तो कहता है शराब पीना मना है, जबकि लवांग जी ने उसे खुद पीने के लिए दे दिया होता है, लेकिन वो ये दिखाता नहीं है। विंग यहाँ पर कोशिश करता है उसे लड़ने की, लेकिन विंग बेचारा तो गिरने को होता है, और वो सच में नीचे गिर रहा होता है कि लवांग तुरंत ही अपनी बाहों में उसे पकड़कर ज़मीन पर उतार देता है। विंग ने 2 बड़े शराब पी होती है तो उसे थोड़ा सा अजीब फील होता है, और वो मन में सोचता है, अरे मुझे ये कैसे उठा सकता है। फिर जब वो शराब के नशे में यहाँ पर लवांग जी को गौर से देखता है ना, वही बड़े बाल, माथे का रिबन, खूबसूरत सा चेहरा, और वो कहता है, तो तुम्हें मैंने कहीं देखा है, तुम क्या वो चोर हो जो मेरे कमरे में आए थे? लवांग जी समझ गया कि विंग 4 साल पुरानी बात कर रहा है, जब वो 12 साल का था और विंग से मिलने गया था। तो यहाँ पर वो उसे ऐसे देखकर कहता है, क्या?
तो यहाँ पर वेवोशन कहता है नहीं, मुझे लगता है मुझे ज़्यादा चढ़ गई है। और इस बार तो कोई डेड बॉडी भी नहीं आई होती, क्योंकि वेंसेक तो था ही नहीं, तो डेड बॉडी का सवाल ही नहीं पड़ता। इसलिए वेवोशन जो है वो कंफ्यूज होकर अपने कमरे में चला जाता है और लवांगची उसे देखकर मुस्कुरा रहा होता है और कहता है तो लगता है तुम्हारी इतनी बुरी याददाश्त भी नहीं है। लवांगची याद करने लगता है कि कितनी बार वो विंग से धीरे धीरे करके मिलने जाता है, जैसे कि वो एक बार यीलिंग गया था और यीलिंग में उसने जानबूझकर ऐसे कपड़े पहने हुए थे जैसे कि एक बंदा सर्व करने के लिए किसी दुकान में काम करता है और वो जानबूझकर विंग की पसंदीदा सारी चीज़ें यूनिवर्क से बनाना सीख रहा होता है। विंग जैसे यहाँ पर आता है ना, तो उसे ये भी पता होता है कि विंग ना कहीं खाने पीने बाहर जाता है, तो वो जानबूझकर पहले ही विंग के कमरे में चिली ऑयल भेज देता है ताकि विंग को सब्जी में जो भी खाना बने वो बहुत ही फीका ना लगे, तो वो अपने साथ मेस में चिली और ये सब चीज़ें लेके जा सके। और विंग को समझ नहीं आता ये आखिर मेरे लिए कर कौन है, ऐसा कौन व्यक्ति है जो मेरे लिए ये सब कर रहा है, और उसे पता भी नहीं चलता। जैसे कि विंग को लंजा के फॉरेड रिबन से चिढ़ाना टीज करना बहुत पसंद होता है, लेकिन लंजा हमेशा उसके सामने तो थोड़ा सा ऐसे गुस्से वाला फेस बनाता था, लेकिन पीछे से मुस्कुराता रहता था, क्योंकि उससे विंग का सारी शरारतें बहुत अच्छी लगती थी। विंग को जब उसके अंकल पनिशमेंट देते हैं, तो वो इस बार जब पनिशमेंट लेने के लिए लाइब्रेरी में आके बैठता है ना, तो लंजा केवल उसे निहारता है, बड़े प्यार से घूरता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। विंग जब उसे उसकी बनाई पेंटिंग देता है तो लंजा उसे प्यार से रख लेता है। फिर विंग जानबूझकर इस बार भी एक ऑब्सीन बुक उसके पास रख देता है, पर लंजा इस बार उस बुक को फाड़ता नहीं है, बल्कि विंग को कहता है कि अगर तुम लैंड लाइब्रेरी में जाओ तो तुम्हें इससे ज़्यादा बढ़िया कलेक्शन मिलेंगी, और ये क्या, तुम्हें और भी चीज़ें देखनी चाहिए। और वो विंग के पास एक ऐसी पुस्तक रख देता है जो कि मेल और फीमेल वाली नहीं बल्कि मेल मेल वाली होती है। तो विंग देखकर घबरा जाता है कि ये क्या हो गया, और वो घबराकर सचमुच में उस कमरे से बाहर इस बार लवांगची नहीं बल्कि विंग गया था। विंग बहुत सारी मस्ती करता था और वह देखता था कि हर बार लवांगची उसके साथ पहुंच जाता है। विंग को समझ नहीं आता था कि ये आखिर पहुंच क्यों रहा है। एक बार वो फ्लर्ट कर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि म्याम्या के लिए मुझे कॉम लेनी है। तो यहाँ पर जब विंग देखता है ना, तो यहाँ पर लवांगची उसके लिए एक सुंदर सी कॉम देखता है और उसे गिफ्ट कर देता है। विंग कहता है तुम मुझे कॉम क्यों गिफ्ट कर रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं कॉम मीन्स बाल, और बाल बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है और ये शादी से जुड़े होता है। तो यहाँ पर लवांगची कहता है मेरे को अच्छी लगी, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो दे दो, बहुत महंगी है। तो विंग कहता है महंगी है, नहीं 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 मैं रख लूँगा। और विंग चुपचाप रख लेता है और विंग मुस्कुराता है क्योंकि वो बहुत खूबसूरत होती है, वाइट रंग की प्योर जेड से बनी हुई कंघी होती है। तो विंग कहता है इसे तो मैं संभाल के रखूँगा, ये तो कितनी खूबसूरत है, ये कितनी महंगी है ना, ओह माय गॉड, मुझे ऐसे गिफ्ट तो कोई नहीं देता है। विंग जब भी अपने घर से बाहर निकलता था तो वो हमेशा अपने गेट पर या खिड़की से अपने कमरे में हमेशा एक प्योनी फ्लावर को पाता था, और विंग सोचता था मेरे कमरे में आखिर ये प्योनी फ्लावर कौन रख के जाता है। विंग को पता ही नहीं होता था कि लंजा कब आया है उसके रूम में प्योनी फ्लावर रख के और चला गया है। विंग हमेशा सोचता था यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और वो जब भी उसकी नई कलेक्शन होती थी, नी होसिंग हमेशा उसके लिए ऑब्सीन्स बुक लेके आता था, तो अब उसे नी होसिंग से मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि हर दिन उसके पास एक न्यू बुक्स आ जाती थी। और वो बुक्स, कमाल की बात है ना, मेल फीमेल की नहीं बल्कि 2 मेल वाली होती थी। और विंग कंफ्यूज हो जाता था कि मेरे पास कौन रख रहा है। एक बार तो वो नियो सिंह से पूछ लेता है कि क्या तुमने मेरे रूम में ऐसी चीज़ रखी है। नियो सिंह कहता है ब्रदर मैं कट स्लीव्स नहीं हूँ। तो यहाँ पर विभूषण थोड़ा सा हैरान होता है। फिर यहाँ पर वो जंगचा से पूछता है, तो जंगचा कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैंने तो कभी ऐसी कोई बुक देखी भी नहीं है, तो मैं तुम्हें क्यों दूंगा देखने के लिए। और वो ये सब मुंह बनाकर वहाँ से चला जाता है। विंग जो है वो देखता है कि लवांगची जो है वो उसके पीछे पीछे आ रहा है। लवांगची विंग से कहता है क्या तुम मेरे साथ आज तलवारबाजी करना चाहोगे। विंग कहता है लेकिन तुम्हारे यहाँ पर तो बिना वजह फाइट करना मना है ना। लवांगची कहता है हम फाइट नहीं कर रहे, हम कंपटीशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर विंग भी अपनी सुबयान निकाल लेता है। वांगची को याद था कि विंग जब अपनी सुबयान नहीं चला पाता था तो वो कितना ज़्यादा दुखी रहता था। उसके चेहरे पर, उसकी आंखों में दिखता था कि लोग जब उस पर हंसते हैं तो उसे कितना बुरा लगता है। तो यहाँ पर वो उसके साथ पूरा कंपटीशन करता है, डुएल करता है, तो उन्हें एक दूसरे को तगड़ी टक्कर देते हैं। लवांगची की शक्ति ओवैसी बात है विंग से ज़्यादा थी, तो विंग हार रहा होता है, लेकिन लवांगची जानबूझकर अपनी बिचन को नीचे गिरा देता है और विंग को जीतने देता है। जिसके बाद विंग को लगता है ओह माय गॉड, मैं द हैंगुएन जून से जीत गया हूँ, मतलब मेरी कल्टीवेशन पावर तो ऊपर है। और वो अपने आप में इतना प्राउड फील करता है ना। लवांगची बस एक छोटी सी मुस्कान देता है क्योंकि वो विंग को जीतने दे रहा था। विंग उसके लिए उसके साथ जब ऊपर जाता है ना, इस बार तो विंग ने डेमोनिक कल्टीवेशन नहीं की थी, लेकिन वांगची फिर भी उसके लिए एक वाइट कलर की बहुत प्यारी सुंदर सी फ्लूट लेके आता है। और वो इस बार यीना हिरन से नहीं बनी हुई थी बल्कि जेड से बनी हुई थी। तो विंग जैसे ही उस फ्लूट को बजाता है ना, विंग वहाँ पर एक सॉन्ग बजाने लगता है। तो लवांगची उसे एक अपना लिखा हुआ सॉन्ग देता है और उसे बजाने के लिए कहता है। विंग कहता है कि मैंने ये सॉन्ग कभी नहीं सुना। तो वांगची मुस्कुराता है और कहता है ये सॉन्ग मैंने लिखा है। विंग कहता है वाओ तुम सॉन्ग भी लिख सकते हो, दिखाना जरा। और वांगची मुस्कुराता है, उसे देता है। विंग उसके लिए वो सॉन्ग बजाता है और वांगची मुस्कुराते मुस्कुराते उसके पास आता है, उसके पास बैठता है और प्योनी फ्लावर को फटाफट से विंग के बालों में लगा देता है। विंग थोड़ा सा हैरान होता है और उसे याद आता है ये फ्लावर तो कोई ना कोई उसके कमरे में रख के जाता है ना। तो कहता है लंचा
तुम ये फ्लावर लेके आए हो? ये फ्लावर तो मेरे कमरे में कोई रख के जाता है, मुझे लगा कि कोई यंग मैडन होगी, बट ये तुम थे? लवांगची मुस्कुराता है, उसके हाथों को अपने हाथों में लेता है, उसके पास बैठ कर कहता है, बींग मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। बींग कहता है क्या? लवांगची कहता है, तुम्हें अपने कमरे में 2 पुस्तक याद हैं जो हमेशा पढ़ी रहती है सुबह सुबह? बींग कहता है, पुस्तक पुस्तक कौन सी पुस्तक? लैंड रूल्स? लवांगची कहता है, नहीं, वो वाली पुस्तक जो एक बार तुमने मुझे लाइब्रेरी में दी थी। यहाँ पर विंग जोर डालता है और फिर उसे याद आता है वो तो ऑब्सीन बुक की बात कर रहा है ना, तो वो कहता है वो जो दो लड़कों वाली पुस्तक होती है वो बात कर रहे हो तुम? तो यहाँ पर लवांगची कहता है मैं वही बात कर रहा हूँ, वो तुम्हारे कमरे में कोई और नहीं, मैं रखता हूँ। विंग की आंखें एकदम फटकर ऐसे बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो कहते हैं क्या बात कर रहे हो तुम ये? तो यहाँ पर लवांगची कहता है, विंग मैं तुम्हारा टाइम ज़्यादा नहीं लेना चाहूँगा, मुझे तुम बहुत पसंद हो, और आज से 4 साल पहले तुमसे उस कमरे में मैं ही मिलने आया था। और तुम्हें याद है यूनमक में तुम एक बार खाना खाने आए थे और तुम मुझे देख के कह रहे थे कि तुम्हें मेरी शक्ल जानी पहचानी लगती है? वो मैं ही था, और मैं पिछले 4 साल से तुम्हें फॉलो करता आया हूँ। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ अपनी सारी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? यहाँ पर विंग थोड़ा हक्का बक्का रह जाता है क्योंकि अभी वो 16 साल के हैं और लवांगची ने बिल्कुल बिना डरे, बिल्कुल बोल्ड होकर ये सारी स्टेटमेंट दी होती है। वो गुसू का प्रिंस जिसकी सख्ताई के यहाँ पर किस्से खड़े हुए हैं, सारे लोग जानते हैं कि वो कितना, उसके पास बैठना भी कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। वो किसी से बात नहीं करता, कुछ नहीं करता, और वो सीधा विंग को यहाँ प्रपोज कर रहा है। तो विंग के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग होता है और विंग थोड़ा अकलाने लगता है। विंग को थोड़ा डर लगता है कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। विंग कहता है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तो लंजा यहाँ बड़े प्यार से उससे कहता है कि तुम अपना टाइम लो, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे हाँ या ना का वेट करना चाहता हूँ। विंग कहता है मैंने उस बारे में कभी सोचा नहीं है क्योंकि 2 लड़के एक साथ, मैं तुम्हें टीज़ करता हूँ बट मेरे मन में ऐसी थिंकिंग नहीं है। लवांची यहाँ पर उसका हाथ पकड़ता है और उसके हाथ को अपनी हथेलियों में लेकर कहता है धीरे से, 2 लड़के फ़र्क नहीं पड़ता विंग, लड़का है लड़की है क्या है, मुझे बस तुम पसंद हो, एज अ इंसान पसंद हो, और मुझे सिर्फ तुम ही पसंद हो। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम लड़के हो लड़की हो, मुझे तुमसे प्यार हुआ है, तुम्हारी बॉडी से नहीं, मुझे तुम्हारी सोल पसंद है और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। विंग को तो पता भी नहीं है कि पिछले 4 साल में लवांगची ने कितना कुछ कर दिया है। तो वो यहाँ पर अपना सिर खुजलाता है और कहता है मुझे अभी जाना होगा, और बेचारा लवांगची वहाँ पर बैठा रह जाता है और मुस्कुराता है। विंग यहाँ पर घबरा गया था, पहली बार विंग के चेहरे पे घबराहट होती है क्योंकि हमेशा ही वही लोगों के साथ फ्लर्ट करता था, उसे लोगों को नर्वस करना बहुत पसंद था, लेकिन आज पहली बार वह किसी की वजह से नर्वस हो रहा है। तो विंग को और भी ज़्यादा घबराहट होती है और वो मन में सोचता है यार ये क्या हो रहा है और मेरे साथ क्यों हो रहा है। और फिर लवांगची जो था वो अब जब भी विंग को कहीं ना कहीं टकराता था, विंग घबरा जाता था, विंग फ्रीज हो जाता था, और विंग को फ्रीज होते हुए देख के जंगचा भी हैरान था। अरे इतने मिस्चीवियस बंदे को फ्रीज होता हुआ देख के जंगचा कहता था आखिर इसके साथ क्या हो गया है? ये जो हर बंदे की टांग खींचता है, ये इंसान जो प्रैंकस्टर का भी बाप है, ये बंदा किसी से डर कैसे सकता है? पर उसे नहीं पता था कि लवांगची के सामने विंग की सिट्टी पिट्टी नहीं, वो बिल्कुल एकदम स्टिफ हो जाता था और साइड से निकल जाता था जैसे उसने लवांगची को देखा ही नहीं है। लवांगची भी मुस्कुराता था। विंग को हर दिन अपने डेस्क पे उसी तरीके की किताब मिलती थी। उसके अलावा अब तो रोमांटिक पोएट्री भी मिलना शुरू हो गई थी। अपने दरवाज़ा खोलते ही अब तो पियोनी फूल जो था वो पहले 1 मिलता था लेकिन अब 2 मिला करते थे, और विंग थोड़ा सा हैरान हो जाता है। एक दिन विंग जो है वो ऐसे ही पहाड़ के पीछे घूम रहा होता है। नी हुसैंग जंगछा भी होते हैं। नी हुसैंग और जंगछा जो होते हैं वो आसपास वापस जाने के लिए, घूमने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन वेवुशन वांगची की द्वारा दिलाई गई फ्लूट को बजा रहा होता है और अनकॉन्शियस माइंड में वो वांगशुन टोन बजाना शुरू कर देता है और उसे पता ही नहीं चलता कि वो कैसे कैसे उस टोन को बजाते 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 उसमें लीन हो जाता है कि अचानक से उसे अपनी अपनी लैप पे किसी का सिर महसूस होता है। और वो जब आंखें खोल के देखता है तो वहाँ पर लंचा लेटा हुआ होता है। तो यहाँ पर विभूषण कुछ भी नहीं बोल पाता क्योंकि वो इतने दिन से उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था, और आज वो उसकी लैप पे लेट जाता है तो वो कुछ नहीं बोलता और कहता है लंजा तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो यहाँ लंजा उसकी तरफ मुँह करके कहता है तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? और मैं जानता हूँ कि अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ तो विंग को बुरा लगता है कि वो लंजा को इग्नोर कर रहा है और लंजा को ये बुरा लग रहा है क्योंकि लंजा किसी का इतना अच्छा दोस्त भी नहीं है। तो विंग उसकी तरफ पॉट बनाते हुए कहता है नहीं नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं है, पर वो हम दोनों मैन है ना, तो जंगछा क्या कहेगा। यहाँ पर लंजा उसकी तरफ आंखें में आंखें डालकर कहता है, उसका हाथ पकड़ता है और कहता है क्या तुम्हें दूसरों की वजह से मुझे एक्सेप्ट करने में दिक्कत आ रही है? विंग कहता है नहीं, पर मैं अभी ये नहीं सोचना चाहता। और यहाँ पर लंजा उसकी गोद से उठता है, वो म करता रह जाता है, लेकिन लंजा उसकी गोद से उठकर सीधा उसके गाल पे एक किस करता है और कहता है मैं तुम्हारे
तुम्हारे हाँ का इंतज़ार करूँगा, और वैसे भी सिर्फ कुछ दिन रह गए हैं तो वापस चले जाओगे। यहाँ पर विंग जो है वो और लंजा इतने दिन एक दूसरे के साथ बिताते हैं। विंग को भी थोड़ा थोड़ा मुस्कुराहट आती थी, चेहरे पे ब्लश होता था और वो चोरी चोरी लंजा को देखता था, और लंजा भी उसके पास से जान जान कर बार बार निकलता था उसे टच होकर, और साइड से निकल जाया करता था जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन विंग के पूरे दिल के तार बनना शुरू हो गए थे और उसे ऐसा लगता था कि लंजा ऐसा क्यों कर रहा है, कोई देख लेगा। लेकिन लंजा अब वो किसी से डरने वाला नहीं है, क्योंकि उसने विंग को इतनी बुरी कंडीशन में मरते हुए देखा था कि अब उसे विंग के साथ ये छोटे छोटे फ्लर्ट करने बहुत अच्छे लगते थे। विंग कुछ भी नहीं कहता, उसे ना तो हाँ करना था ना करना था। और आज वो दिन आ जाता है जब विंग का 1 साल कंप्लीट हो चुका था और वो अपना सामान लेके जंगछा के साथ पूरे गूसू लैंडसेट को देख रहा होता है, और उसे ऐसा लग रहा होता है कि काश काश कुछ पल मैं और यहाँ पर बिता लूँ। लेकिन उसे याद था जब वो नया नया यहाँ आया था ना, तो वो मन में सोचता था नहीं यार मुझे तो वापस जाना है, नहीं मुझे यहाँ नहीं रहना, चीन का खाना। और वो मन में सोचता है कि इतने टाइम से उसके कमरे में चिली ऑयल कोई बंदा रखता है, और उसे धीरे धीरे पता चल गया था कि वो सब लंजा करता है, क्योंकि एक रात उसने लंजा को छुपके से किचन में जाकर चिली ऑयल प्रिपेयर करते हुए देखा था। तो उसे पता चल गया था कि उसके लिए जितने एफर्ट्स अभी तक डाले गए हैं वो लंजा द्वारा डाले गए हैं। तो यहाँ पर वो मन में सोचता है कि उसे इतने प्यार, इतने स्वीट से रोमांस, क्योंकि अब वो लोग 17 के हो गए होते हैं और वो इसको नहीं खोना चाहता, उसके मन में बहुत सारा दुख होता है। और वो बड़े हैवी हर्ट के साथ जैसे ही निकल रहा होता है तो वो मन में सोचता है मैं एक बार जिंगशी की तरफ देखता हूँ। लेकिन जिंगशी में भी उसे लवंगची कहीं नहीं दिखता है। उसका दिल और भी ज़्यादा भारी होता है कि एक लास्ट बाय में भी लवंगची यहाँ नहीं आया है। वो धीरे धीरे धीमे धीमे कदमों के साथ फट रहा होता है आगे। तो जंगछा उसे धमकाने लगता है, पागल हो क्या, जल्दी जल्दी चलो, तुम इतने धीरे क्यों चल रहे हो, पैरों में मेहंदी लगी है क्या। वो कहता है आ रहा हूँ ना। और वो धीरे 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 सारी जगह लवंगची को ढूंढ रहा होता है। उसका मुंह उतर जाता है, क्योंकि पूरा टाइम तो ये लवांगची नाम का इंसान उसके आगे पीछे घूमता था और आज वो आया भी नहीं है। वो धीरे धीरे गेट के पास जाता है। विंग का मन बहुत भारी हो जाता है, वो बार बार पीछे मुड़ के देखता है। लेकिन जैसे वो गेट पर पहुंचता है वो देखता है कि लंजा वहाँ पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। यहाँ पर लंजा के चेहरे पर बहुत मासूमियत होती है, मुस्कान भी होती है, लेकिन उसकी आंखों में बहुत सारे आंसू से लग रहे थे। विंग का भी दिल भर जाता है। यहाँ पर लंजा उसे बाय बोलता है और विंग भी यहाँ पर उसकी बाय देखने आया होता है। लंजा विंग को कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ने सही टाउन आ रहा हूँ। सही टाउन धीरे धीरे करके जंगछा, लंजा और विभूषण और बाकी के लोग भी उस सेक्ट से जा रहे होते हैं। धीमे धीमे कदम के साथ वो दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं। दोनों के पास कहने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन कुछ नहीं कहते। खामोशी सी होती है दोनों के होठों पे। विभूषण के दिल की धड़कनें भरी हुई होती हैं और जंगछा कहता है क्या तुम धीरे धीरे चल रहे हो, जल्दी चलो, तुमसे तेज तो लड़कियां भाग लेती हैं। विभूषण यहाँ पर बार बार लवंगची की तरफ देख रहा था, जो आज कुछ भी नहीं बोल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है आराम से। विभूषण जानबूझकर उसकी अटेंशन पाने के लिए जिस भी स्टॉल पर जाता कुछ ना कुछ डिमांड करता और लवंगची उसे सब दिला रहा था। विभूषण को उसकी खामोशी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि आज क्यों नहीं बोल रहा। एक बार तो बोले कि विभूषण रुक जाओ, मैं 1 हफ्ता रुक जाऊंगा, अंकल को कह दूंगा कि मैं आ जाऊंगा, लेकिन क्यों नहीं कह रहा है। लवांगची का मन बहुत ज़्यादा भारी होता जा रहा था। वो विंग की हर चीज़ को दिला रहा था और विंग को बुरा भी लग रहा था कि मैं इतने पैसे खर्च कर रहा हूँ। हमेशा वो लवंगची के पैसे खर्च करवाता रहता है। और धीरे 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 करके वो उस बोट तक आ जाते हैं जहाँ पर जाने का वक्त हो जाता है। और विंग जो था वो अपनी कदम ही नहीं आगे बढ़ा रहा था। जंगछा उसे खींचता है अपनी साइड और चलने के लिए बोलता है, लेकिन विंग पीछे मुड़कर लवांगची की तरफ देखता है। लवांगची यहाँ पर अपने कपड़ों में से एक रिबन निकालता है और विंग की तरफ आगे बढ़ा देता है। लवांगची ने अपना फोरहेड रिबन विंग के लिए दे दिया होता है, जो कि वो पिछले इतने साल से यानी कि पिछले 1 साल से पहन के घूम रहा है। और क्योंकि विंग को उसका रिबन छेड़ना, उसे चिढ़ाना बहुत पसंद होता है। और वांगची वो देखता है कि वांगची ने अपने सिर पर एक नया रिबन पहन लिया है और वो ओल्ड वाला जिसे वो चिढ़ाता था, जिसे वो छेड़ने की कोशिश करता था, वो उसे दे रहा है। और विंग उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़कना शुरू हो जाता है, क्योंकि वांगची ने एक बार उसे बताया था कि ये रिबन केवल वो लोग टच कर सकते हैं जो कि फैमिली का मेंबर होते हैं, स्पाउस होते हैं या फिर बच्चे होते हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं। क्योंकि जब वो उसके रिबन के साथ खेलता था तो वांगची ने उसे बता दिया था और वांगची उसे खेलने भी देता था। तो विंग आज बहुत इमोशनल हो जाता है। विंग उसके रिबन को लेता है, अपने कपड़ों के अंदर डालता है और दोनों के बीच अनकहे से अल्फाज होते हैं। विंग उस बोट में बैठ के चला जाता है। लंजा उसे सिर्फ देख रहा होता है और जैसे ही विंग आगे तक जाता है लंजा की आंखों से आंसू गिर जाते हैं और विंग ने काफ़ी दूर से ही वो आंसू देख लिए होते हैं। उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़कता है। उसकी बोट आगे बढ़ती है युनमक के लिए, लेकिन उसका दिल पीछे छूटा जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसने अपनी ज़िंदगी का बहुत भारी सा पीछे छोड़ दिया है। वो एक बार चिल्लाकर लंजा का नाम बोलता है, लंजा लंजा मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम मुझसे मिलने आओगे ना, यीलिंग में आना, लंजा लंजा आओगे ना तुम। लंजा मुस्कुरा के कहता है आऊँगा। और बस इतनी सी कन्वर्सेशन होती है कि विंग वापस से युनमक आ जाता है। और युनमक आए उसको 2 महीने बीत जाते हैं, लेकिन उसका दिल कहीं नहीं लगता। उसका वो दिल बावला हो गया था। और एक दिन वो देखता है कि उसके
वो जब छोर पे बैठा हुआ है युनमक के, तो एक बोट आती है, एक खूबसूरत सी बोट जो कि पियोनी के फ्लावर से सजी हुई है। और जब वो देखता है तो उसके अंदर एक खूबसूरत से वाइट कपड़ों में एक बंदा बैठ के आ रहा है। वो कोई और नहीं बल्कि दूसरा प्रिंस है गुसु का। विंग उससे मिलने जाता है और लंजा और वो दोनों के दोनों उस बोट में बैठ के पूरी वादियाँ घूम रहे होते हैं। लंजा ने उसके लिए पियोनी फ्लावर का बुके बनवाया होता है। विंग ने यहाँ पर अपने हाथों में लंजा का वो रिबन बांधा हुआ होता है अपनी कलाई के ऊपर। लंजा उससे देखकर मुस्कुरा जाता है। दोनों काफ़ी देर तक बैठते हैं, एक दूसरे पे पानी छिड़कते हैं, खूब मस्ती करते हैं। और फिर लंजा को वापस से अपने गुसु जाना होता है और यहाँ पर शिजे की आवाज़ आ जाती है, विंग क्या कर रहे हो, शाम हो गई है, घर भी चलना है, आओ। यहाँ पर वो कहता है आया शिजे। लंजा और विंग खड़े होते हैं बोट में और लंजा जो है वो उसे अपनी तरफ खींचता है, अपनी बाहों में लेता है और हक कर लेता है। विंग भी यहाँ पर कसकर उसे गले लगाता है और यहाँ पर जैसे ही वो बोट से उतर के जाता है, लंजा की तरफ हल्के से देखता है, मुस्कुराता है। लंजा भी उसे देखता है, मुस्कुराता है और उसकी बोट अब वापस से गुसु की तरफ चली जाती है। विंग के हाथ में अपना रिबन देख के वो समझ जाता है कि विंग भी उसे पसंद करता है। यहाँ पर उसने भी अपने बालों से खोलकर तुरंत ही लंजा की तरफ अपना लाल कलर का रिबन भेज दिया होता है और मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें पता है ना कि ये रिबन तुम्हें मुझे कब देना है, तो इसे संभाल के रखना, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। तो अगर तुमने इसे कुछ जरा सा भी नुकसान दिया ना लवांगची, तो याद रखना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और विंग यूँ बोल के आगे भाग जाता है। आई होप गाइस आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो और आप समझ गए हो कि अनकहे वर्ड्स क्या थे। ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है और इस स्टोरी के साथ मैंने कम बैक किया है। ये स्टोरी मेरी नहीं है, ये स्टोरी मुझे दी गई है। और आप जानते होंगे उनका चैनल बहुत ही ज़्यादा नामी गामी है, वो इंस्टाग्राम पे है और उस चैनल का लिंक और ये स्टोरी किसकी है ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और थैंक यू सो मच इतनी ब्यूटीफुल स्टोरी मुझे देने के लिए। इस वंक्शन फीस्ट में मुझे पार्ट देने के लिए बबल दी का सबसे बड़ा थैंक्स है। रति जो कि मेरे साथ इस वंक्शन फैंडम के जो कंपटीशन उसमें उतरी है वो, और बाकी के जितने बंदे भी इस कंपटीशन में भाग ले रहे हैं गाइस, उन्हें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि सबको आपके सपोर्ट का बहुत ज़्यादा है। आपको जिसकी भी स्टोरी अच्छी लगे उसे लास्ट में वोटिंग भी दीजिएगा कि अगर बबल दी अपने चैनल पे एक वोटिंग भी रखती हैं तो आपको जिसकी स्टोरी सबसे अच्छी लगी है, एक्सप्लेनेशन भी स्टोरी भी, क्योंकि ये हमें जो स्टोरी दी गई है वो एक लड़की ने ही लिखी है और वही ये स्टोरी को लिखती आई हैं, तो ये सारा क्रेडिट उनका है। लेकिन आपको किसकी एक्सप्लेनेशन और किसकी स्टोरी सबसे अच्छी लगी आप उसको भी ज़रूर वोट कीजिएगा। और थैंक यू सो मच अपना प्यार देने के लिए। और मैं अब आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मेरी जो बची हुई बुक्स हैं मैं उन्हें जल्द ही आप लोगों के साथ साझा करूँगी और कंप्लीट करूँगी। बाय।